नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। तो मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। बाय द वे, एक गुड न्यूज़ है। बहुत सारे अभी जो मेरे वीडियोस हैं काफ़ी लेंदी वीडियो होते हैं, तो बहुत कोई जो है एक बार में पूरा वीडियो देख नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा एक नया चैनल है इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट क्लिप्स बोल के, जहाँ पे आपको मेन पोर्शंस के छोटे छोटे क्लिप्स दिखेंगे। तो वहाँ पे जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पोर्शंस जो होते हैं मेरे वीडियोस के, वो छोटे छोटे क्लिप्स के तौर पे जो है उस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो एनीवे, बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। तो एक नायाब देश के जो लोग हैं उन लोगों की थोड़ा जुबानी सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। पहले इंदिरा गांधी के टाइम में पैलेस्टाइन को अपना सिस्टर नेशन मानता था इंडिया। अब जो है कैसा नेशन बन गया है ये, तो उनका रिपोर्टिंग और कमेंट सेक्शन में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत सारे चुस्लामिक लोगों का जो है खाल उधेड़ा है मैंने कमेंट सेक्शन में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो कमेंट सेक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मेन मज़ा तो वहीं पे आने वाला है। लेकिन रिपोर्टिंग भी जो है वो भी आपको काफ़ी मज़ा देगा। तो चलिए पहले रिपोर्टिंग की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद जो है इस मोमेंट में जो है कमेंट सेक्शन शुरू होगा। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारे आईवेव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके हमारे टिकट्स खरीदने हैं, जहां पे एक एक टिकट्स आपके लिए लाइफ टाइम एसेट्स बन जाएगा, जो आपको हमेशा जिंदगी भर आपको प्रॉफिट देता रहेगा, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। और अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपकी सपोर्ट की अपेक्षा रहेगी। पैलेस्टीनियन इंडियन रिलेशनशिप ने एक प्राइवेट और पर्सनल टर्न ले लिया। यहाँ तक कि अराफात ये दावा करते थे कि इंदिरा गांधी उनकी बहन थी और वो उनके घर आती जाती रहती थी, और वो भी बिना किसी अरेंजमेंट के। वो बिना किसी डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट के भी इंडिया आ जाते थे, और ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा क्लोज था और प्रैक्टिकली पैलेस्टीनियन रिलेशनशिप का पिनाकल था। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रहमान नसीर हूँ और अल शर्क पॉडकास्ट के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के गेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट फोरम के प्रेसिडेंट और पार्लियामेंटेरियंस फॉर जेरूसलम लीग के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मरकाम बलावी हैं। आज का टॉपिक और डिस्कशन इंडिया के बारे में है। ये कंट्री एक समय में इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन था और पैलेस्टीन का बहुत सपोर्ट किया करता था, लेकिन ये पिछले 7 सालों से पूरी तरह इजराइल का सपोर्ट करने वाली कंट्री बन गई है। 1920 के दशक में हिंदू नेशनलिस्ट की स्थापना करने वाले हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और इजरायली एंटिटी की स्थापना करने के लिए प्रेरित जियोनिस्ट मूवमेंट के बीच का फॉर्म क्या था? करंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजरायली गवर्नमेंट का सपोर्ट क्यों करते हैं और गाजा पर इजरायली वॉर का सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ ही पैलेस्टीन को ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड करते हैं? अहलन व सहलन डॉक्टर। वेलकम डॉक्टर मोहम्मद। हम यूजुअली अरब वर्ल्ड में इंडिया को कई तरह के इम्प्रेसिव सिनेमा के जरिए देखते हैं, लेकिन इंडिया का पॉलिटिकल प्रेजेंस ज्यादा प्रेजेंट नहीं हो पाता है। हमारे एनालिसिस में इसका मतलब एक तरह से अरब माइंड में है। जनरली हम अब एपिसोड के दौरान इजराइल के सपोर्ट में इंडियन पोजीशन पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम बात करें और इजराइल के सपोर्ट में सिचुएशन जाने, हम ये समझना चाहते हैं कि इंडिया क्या है, इसकी पॉलिटिकल अलायंसेस क्या हैं, इसकी फॉरेन पॉलिसी का जनरल फ्रेमवर्क क्या है। मुझे लगता है कि हमें ये इमेजिन करने में प्रॉब्लम है कि इंडिया क्या है, क्योंकि जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, एंड में तैयार किए गए टेम्पलेट्स का एक सेट है, जिसका मतलब है कि कभी कभी एक वर्चुअल वर्ल्ड है। और सच्चाई ये है कि इंडिया के साथ अरब और मुस्लिम्स के रूप में हमारा रिलेशन एक बहुत ही एंशिएंट और हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, जो इतिहास से भी पुराना है। और इसीलिए अगर हम होली कुरान की बात करें तो हम पाएंगे कि होली कुरान विंटर और समर ट्रेड के बीच ट्रेड के बारे में भी बात करता है, और जनरली इस ट्रेड को ईस्ट से आने वाले एग्जिस्टिंग गुड्स से रिप्रेजेंट किया जाता था, चाहे वो चाइना से हो या फिर सिलोन से या इंडिया से या फिर एंशिएंट वर्ल्ड के यूरोप से हो। इस तरह हमें रियलाइज होता है कि अरब का रिलेशन इस्लाम से पहले या प्रोफेटिक मिशन से हजारों साल पहले इंडिया के साथ था। इसीलिए रिलेशन डेवलप हुआ और कई स्टेजेस का गवाह बना। खासकर इस्लाम के इमरजेंसी के साथ धीरे धीरे इंडिया इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा बन गया, और इसीलिए जब हम आज के इंडिया के बारे में बात करते हैं तो ये 1000 साल पहले के इंडिया से थोड़ा अलग है।
لأنه في عام 1948 क्योंकि 1948 में इंडिया डिवाइड हुआ था। تقسيم للهند. سابقا كانت كل من الهند पहले इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ब्रिटिश कोलोनियलिज्म के अंडर एक ब्लॉक था जिसे इंडिया के रूप में जाना जाता है, طرف بالهند. وهذه और आज इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसे कई सेक्शंस में बांटा गया था, على عدة أقسام، لكنها على مدى लेकिन पूरे इतिहास में कुछ ऐसा था जो इसे एक कॉमन कल्चर के रंग में रंग देता था। ثقافة مشتركة. لأنه إذا نظرنا إلى क्योंकि अगर हम उस पर नजर डालें जिसे आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो हम पाते हैं कि ये ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट से माउंटेन रेंजेस के ग्रुप से घिरा हुआ है, من الشرق ومن الشمال ومن الغرب ومن और साउथ से समुद्र से घिरा हुआ है जो नेचुरली इंडियन ओशन है। इसीलिए इंडियन ज्योग्राफिकली एक सेमी आइसोलेटेड रीजन था। جغرافيا منطقة شبه معزولة. صحيح هي كبيرة المساحة، ये सच है कि ये एक बड़ा एरिया है जिसमें डिफरेंट लोग, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और कल्चर थे। وثقافات، إلا أنه على مدى हालांकि मिलेनिया के दौरान ये एक अलग टाइप का हो गया है। इन लोगों, लैंग्वेजेस और कल्चर्स के बीच होमोजेनिटी का एक टाइप बन गया है। इंडिया में लगभग एक्सक्लूसिव एंट्री सो कॉल्ड खाइबर पास के माध्यम से होता है, من خلال ما يسمى بممر خيبر، وهو عبارة عن ممر जो एक नैरो माउंटेन रेंज का कॉरिडोर है जो अफगानिस्तान से लेकर आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, في اليوم بباكستان منطقة स्पेशली पेशावर रीजन जहाँ से कॉन्क्वेस्ट और आर्मी सेंटर करती थी, और वहाँ एक डेजर्ट कॉरिडोर भी था। صحراوي اليوم في आज वहाँ पाकिस्तान और ईरान के बीच एक बॉर्डर है और उस रीजन में बलूचिस्तान रीजन है। ولذلك أعتقد इसीलिए मेरा मानना है कि इंडिया, जैसा कि उनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, ईस्ट से कॉन्करर्स के लिए डिफिकल्ट था, जिसका मतलब है कि यहाँ हिमालयाज है और नॉर्थ में कश्मीर और पहाड़ों का एक्सटेंशन है जो आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करते हैं। التي تفصل ما بين اليوم أفغانستان وباكستان وهذه और इससे उसे अपना खुद का कैरेक्टर पाने में हेल्प मिली। الخاصة. الهند كمان على مدى التاريخ इसके अलावा पूरे इतिहास में शायद ही कभी इंडिया यूनाइटेड था, जिसका मतलब है कि इसमें हमेशा एमिरेट्स और किंगडम्स का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। ऐसा मेंशन किया गया है कि अशोका नाम का एक राजा था أشوكا، وكان قبل और वो क्राइस्ट से भी पहले के राजा थे, और वो इंडिया को यूनाइटेड करने वाले कुछ लोगों में से एक थे। दूसरा यूनिफिकेशन मुस्लिम्स के हाथों हुआ और तीसरा यूनिफिकेशन ब्रिटिश कोलोनियलिज्म के हाथों हुआ। الاستعمار البريطاني. وهي مفارقة ऑफ कोर्स अगर हम मामले को गहराई से देखें तो ये पैराडॉक्सेस हैं। تعمق. طبعا احنا الإسلام دخل ऑफ कोर्स राशिदून के समय के आसपास ही इस्लाम ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर किया। راشدين تقريبا. इस्लाम ने ट्रेड के माध्यम से एंटर किया। इस्लाम ने कॉन्क्वेस्ट के माध्यम से एंटर किया। ऐसा कहा जाता है कि इनमें से सबसे प्रोमिनेंट कॉन्क्वेस्ट अल हजाज बिन यूसुफ अल थकाफी के समय में हुई थी, الحجاج بن يوسف الثقفي اللي كان في जो उमायाद डायनेस्टी में थे, और उन्हें इंडिया के कॉन्करर के रूप में जाना जाता है। فتح الهند محمد और मोहम्मद बिन अल कासिम भी काफी फेमस हैं। ذلك الهند इसीलिए कई इस्लामिक किंगडम और डायनेस्टीज के अंडर इंडिया में बड़ा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि मुस्लिम्स ने न सिर्फ इंडिया को सिविलाइजेशनल कोलैप्स की स्थिति से बाहर निकाला, قد أخرجوا الهند बल्कि इंडियन किंगडम्स और एमिरेट्स में डिफरेंट रीजन्स, कल्चर्स और इंटरेस्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स था। ومخالفات ومصالح، فدخل इसीलिए वो यूरोप में डार्क एजेस के युग में सेम कोलैप्स की स्थिति में एंटर कर गए। ظلمات في أوروبا. المسلمين जब मुस्लिम्स ने एंटर किया तो उन्होंने कंट्री को एकजुट किया और एक डेवलप सिविलाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाया, और इसीलिए इंडिया में मुस्लिम रूल के अंडर कंट्री में अपनी जगह बना ली, من الأمم تحت حكم المسلمين، وأصبحت ربما और शायद दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री नहीं तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में से एक बन गया है। क्योंकि हम फॉर एग्जांपल ऑटोमन एम्पायर की तुलना में बात करते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद के समय में ऑटोमन एम्पायर की टोटल पॉपुलेशन 40 मिलियन थी, كل سكانها عبارة عن 40 مليون، بينما الهند كانت أضعاف ذلك. जबकि मंगोल इस्लामिक रूल के काल में इंडिया की पॉपुलेशन इससे काफी ज्यादा थी, जिसका मतलब कि एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। حضارة إمبراطورية عظيمة جدا، بدون शक إنه बिना किसी डाउट के ये सिविलाइजेशन आज अरब और इस्लामिक कल्चर की छाया में पड़ गई है। हम इंडियन स्कॉलर्स, मुस्लिम और इसके पोएट्स और इसके लिंग्विस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। شعراءها لغويها في عنا علماء हमारे पास महान सूफी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस्लामिक कल्चर को काफी प्रभावित किया। الثقافة الإسلامية بالإضافة इस फैक्ट के अलावा कि इंडिया इस्लामिक सिविलाइजेशन के पीरियड्स में से एक था और पूरी इस्लामिक सोसाइटी को एलीट माना जाता है। تعتبر إنه هي النخبة
يعني المثقفين والأغنياء जिसका मतलब है कि इंटेलेक्चुअल्स और रिच इंडियंस थे, और फॉर एग्जांपल उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। टर्की के इंडिपेंडेंस वॉर में और इस्लामिक हिस्ट्री में इंडिया का ग्लोरियस रोल था। الهند أدوار في التاريخ الإسلامي أدوار مجيدة. आप वहाँ कब तक रहे? इंडिया में इस्लाम लगभग कितने समय से था? تقريبا يعني احنا اذا من मेरा मतलब है कि अगर इस्लाम फर्स्ट सेंचुरी से है तो इस्लाम कब तक था? كان الاسلام कि जैसा कि मैंने बताया कि 1948 में इंडिया उस रिपब्लिक से अलग हो गया जिसे आज रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ما يعرف اليوم بجمهورية الهند وكل من और पाकिस्तान जो ईस्टर्न और वेस्टर्न से अलग हो गया। फिर ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान था वो भारत का हिस्सा थे। هذان الجزءان كان جزء من الهند وبالتالي الإسلام और इसीलिए इस्लाम आज भी एक रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी और गवर्नमेंट के रूप में प्रेजेंट है। ما زال موجود. إن كنا نتحدث अगर उसकी बात कर रहे हैं जिसे आज भारत कहा जाता है तो मुस्लिम्स का ऑफिशियल परसेंटेज लगभग 15% है عن النسبة الرسمية 15%. और कुछ हद तक 20% हो गई है, इसीलिए इम्प्रेसिव परसेंटेज है। ولذلك هم نسبة مؤثرة لأنه عندما نتحدث عن क्योंकि जब हम 1,400,000,000 लोगों की बात करते हैं तो 20% का मतलब लोगों की एक बड़ी संख्या है। लेकिन उन्हें माइनॉरिटी माना जाता है क्योंकि वो इंडिया से हैं। क्या इसका मतलब है कि यहाँ ज्यादा होमोजेनिटी है जबकि मुस्लिम माइनॉरिटी है? नहीं, यहाँ एक डेफिनेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें इंडिया को एक कंट्री के रूप में इमेजिन करने में प्रॉब्लम है। مشكلة في تصور الهند نفسه كبلد. اليوم الهند هي مكون आज इंडिया एथनिसिटीज, लैंग्वेजेस और रिलीजन के एक बहुत बड़े ग्रुप से बना है। من اللغات من الأديان. فعندما نقول مثلا بأنه फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं कि हिंदू धर्म आज प्रमुख धर्म या नेशनलिज्म है तो ये एक करेक्ट मेटाफर है। लेकिन जब हम इस टॉपिक को क्लोज से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हिंदू धर्म कन्वेंशनल सेंस में कोई धर्म नहीं है। ليس دينا بالمعنى المتعارف عليه. لدرجة इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म को एक लाइफस्टाइल रिलीजन के रूप में डिफाइन किया है। الهندوسية كأسلوب حياة. ليس ديانة. يعني حتى من أجل التوضيح क्लैरिफाई करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, कोई भी धर्म के फॉलोअर्स एक ही गॉड, एक ही मैसेंजर, सेम बुक या फिर सेम रिचुअल्स में बिलीव करते हैं और सेम हॉलीडेज होते हैं या इन चीजों की एक वाइड रेंज शेयर करते हैं। أو بيشتركوا بمجموعة كبيرة من هذه الأشياء. بالنسبة للهندوسية لا. लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म एक पैगन स्टेट के क्लोज है जो टाइटल से यूनाइटेड है, जो हिंदू धर्म कहलाता है। إنه الهندوسية अलग अलग देवता में, अलग अलग बुक्स में और यहाँ तक कि अलग अलग हॉलीडेज में बिलीव करते हैं और उनकी प्रेयर्स और फेथ के तरीके भी बहुत अलग हैं। في الصلاة والإيمان مختلفين عن بعض. وبالتالي इस तरह ये हिस्टोरिकली कॉम्प्रिहेंसिव टाइटल तब एक्टिवेट हुआ और अस्तित्व में लाया गया जब ब्रिटिश कोलोनियलिज्म ने इंडिया पर कंट्रोल कर लिया। बाय द वे, जब ब्रिटिश कोलोनियलिज्म इंडिया में आया तो ये यूरो कोलोनियलिज्म की तुलना में बहुत बाद में आया, क्योंकि कोलोनियलिज्म स्टार्ट करने वाले पहले पोर्टुगीज, स्पेनिश, डच और ब्रिटिश काफी बाद में आए। متأخرين. वो लगभग कितने सालों बाद आए थे? मेरा मतलब है कि रियल ब्रिटिश कोलोनियलिज्म 19th सेंचुरी में हुआ था, लेकिन वो इंडिया में सबसे पहले आए थे। अगर मुझे सही से याद है तो ये 17th सेंचुरी की शुरुआत में या लगभग 1609 की बात है। لم تخن الذاكرة. أثناء حكم क्या ये इंडिया में इस्लामिक मुगल स्टेट के रूल के समय की बात है? मुझे लगता है कि ये उस व्यक्ति या सुल्तान के शासन के समय की बात थी जिसने ताजमहल बनवाया था। ये बहुत अनोखा है। ताज महल. क्या ये शाहजहां के टाइम की बात है? हाँ, शायद उनका नेम या उपाधि ही शाहजहां था। इसका मतलब दुनिया का शासक होता है। ये एक पदवी है, कोई नेम नहीं है। मुस्लिम सल्तनत के शासन काल के दौरान सभी सुल्तान के पास उपाधियां होती थीं। क्या ब्रिटिश कोलोनियलिज्म 19th सेंचुरी के एंड में हुआ? في القرن التاسع عشر. उस समय कोई कोलोनियलिज्म नहीं था, क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया आए तो वो ट्रेड के लिए आए और फिर धीरे धीरे यही सबसे पहले इंडिया आया। بالتدريج. हिस्टोरिकल आयरनी के रूप में इसका मतलब होता है कि जब क्रूसेड्स में, या जिसे क्रूसेड्स के रूप में जाना जाता है, मुस्लिम्स का यूरोपियंस के साथ एक्सटेंसिव कांटेक्ट था, بالحروب الصليبية لمس तो उन्हें लगा कि क्रूसेडर्स या यूरोपियन बैकवर्ड और डर्टी लोग थे। متخلفين قذرين. मेरा मतलब है कि वो मिडिल एज था, इसीलिए यूरोपियन या वेस्ट का ये कैरेक्टर इस्लामिक माइंड में बैठ गया था कि वो एक बैकवर्ड पर्सन थे طبعت في الذهن الإسلامي أنه شخص متخلف. और वो अनक्लीन और अनसिविलाइज्ड थे। जब से ये लोग इंडिया आए तो मुस्लिम्स और कंट्री के बाकी पॉपुलेशंस के बीच ये स्टीरियोटाइप था कि यूरोपियंस बैकवर्ड और अनसिविलाइज्ड थे। उन्होंने जोक्स का एक ग्रुप कोड बनाया है कि यूरोपियंस ये भी नहीं जानते कि बाथरूम में एंटर करने के बाद करना क्या है। अगर ज्यादा क्लियरली कहूँ तो उन्हें इसे यूज करना नहीं आता था। صراحة इसीलिए जब अंग्रेज इंडिया आए तो वो काफी सारा सामान लेकर आए जिसे लोकल लोग लो क्लास का समझते थे, क्योंकि उनकी क्वालिटी लो थी। جودتها متدنية.
جودة المنتج المحلي इंडियन लोकल प्रोडक्ट की क्वालिटी यूरोपियन प्रोडक्ट से ज्यादा हाई थी। जो मास प्रोडक्शन है, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये बाद में आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे बढ़ा। لكن लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया में मुगल मुस्लिम स्टेट किसी दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम और स्टेट की तरह है जिसका धीरे धीरे एंड हुआ ودولة تراجعت تدريجيا والحضور البريطاني और ब्रिटिश प्रेजेंस बढ़ने और डेवलप होने लगी। उन्होंने वहाँ इतिहास में एक बहुत फेमस कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जिसका गोल ट्रेड करना था। هدف منها أنها تتاجر وبعد ذلك هذه और इसके बाद इस कंपनी ने लैंड्स खरीदे और प्रोटेक्शन के लिए फोर्सेस बनाई और फिर ये फोर्सेस आर्मी में बदल गई। معي وهذه القوات تحولت إلى جيوش وبعدين هي عمليا صار और फिर इसके बाद प्रैक्टिकली वो सबके मालिक बन गए और लोकल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर से पूछा जो प्रिंसेस और महाराजा थे जिन्हें ये रोल प्ले करना था, إن هم يقوموا بهذا الدور ثم أصبح لهم और उनके पास प्राइवेट आर्मीज थी। सेंट्रल स्टेट की कमजोरी के कारण इन्होंने इंडिया में लगभग हर चीज पर कंट्रोल कर लिया। المركزية إجت فترة من फिर एक ऐसा टाइम आया जिसे 1857 के विरोध के नाम से जाना जाता है। 1856 الجيوش اللي जो आर्मीज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम कर रही थी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ डिस्कॉर्ड और अशांति का अनुभव किया जो प्रैक्टिकली मेजॉरिटी पर कंट्रोल रखते थे। غالبية هي الجيوش من क्या वो उसी कंट्री की आर्मीज थी؟ هم البريطانيين بالمناسبة حكموا العالم بجيوش वैसे अंग्रेजों ने दूसरे लोगों की आर्मीज के साथ दुनिया पर शासन किया। यानी कि आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में लगभग 1 लाख या उससे ज्यादा इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे और लगभग 1000 इंडियन फाइटर्स या सोल्जर्स ने अंग्रेजों के साथ भाग लिया था। دي شارك مع البريطانيين إذا ऐसे ही अंग्रेजों ने दुनिया पर विजय प्राप्त की थी और इंडियन फोर्सेस और इंडियंस के साथ एक ऐसा एम्पायर बनाया जिसका पतन कभी नहीं होता था। हाँ, हम 1857 के रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। نعم هذه الثورة كان हाँ, ये रेवोल्यूशन इस वजह से हुआ था कि लोकल सोल्जर्स को लगता था कि ब्रिटिश फॉरेनर्स ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। रेवोल्यूशन या रेबेलियन का एट्रीब्यूट किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट को जाता है। لا أدري मैं नहीं जानता कि इसकी हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है या इवेंट पर इसका प्रभाव कितना है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उस समय वेपन्स को ठंडा करना पड़ता था زمن كان السلاح يجب أن और क्योंकि फायर आर्म को ठंडा करना और लोड करना, फिर साफ करना और लोड करना होता था, وأن يشحم ينظف ويشحم فشركة الهند इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोल्जर्स को राइफल्स को ग्रीस करने के लिए ग्रीस दिया था। فنادق الهندوس हिंदुओं ने कहा कि ये गौ जाति ओरिजिन का है और गाय उनके लिए पवित्र है, राइट? हाँ, और मुस्लिम्स ने कहा कि ये पिग ओरिजिन का था। यही उनके डायरेक्ट रेवोल्यूशन का कारण था। ثورتهم المباشرة हिंदुओं के लिए गाय को मारना वर्जित है और मुस्लिम्स के लिए पिग को मारना वर्जित है। فالبقرة والمسلمين حرام عندهم أن يستعملوا شيء من الخنازير. हाँ, ऐसा ही माना जाता है और यही रेवोल्यूशन का एक कारण था। سبب في الثورة حقيقة أنه सच तो यह है कि लोकल स्टेट इतना वीक था कि उसे रिवाइव करना मुश्किल था। ومن الضعف مرحلة يستعصي عليها إعادة الإحياء الجنود सोल्जर्स और लीडर्स ने वहाँ मौजूद अंग्रेजों के बच्चों और फैमिलीज के खिलाफ नरसंहार कर दिया। والأبناء وأسر الإنجليز اللي كانوا موجودين وهذا أثار حفيظة الإنجليز और इससे ब्रिटिश अनयूजुअली नाराज हो गए, स्पेशली जैसा कि मैंने मेंशन किया था ब्रिटिश आर्मीज प्रैक्टिकली नंबर्स में सीमित थी। वो इंडियन सोल्जर्स और इंडियन ऑफिसर्स के साथ इंडिया पर रूल कर रहे थे। الهند بالجنود الهنود وبالضباط الهنود فلما حصلت الثورة الجنود المتمردين जब विरोध हुआ तो रेबल सोल्जर्स मुगल सुल्तान बहादुर शाह मोहम्मद अबू अल मुजफ्फर मोहम्मद बहादुर शाह के पास गए। वो एक ओल्ड मैन थे, वो 90 साल के थे। वैसे इसका कोई मतलब नहीं था। سنة وليس له يعني من الأمر उन्होंने उन्हें कुछ मामलों में उनसे रेवोल्यूशन को लीड करने के लिए कहा। उस समय दूसरी कंट्रीज से सोल्जर्स लाने के प्रोसेस में काफी टाइम लगता था। وقت كان عملية إحضار الجنود من بلدان أخرى يستغرق وقت فالبريطانيين ब्रिटिश ने फिर दूसरी कंट्रीज से सोल्जर्स बुलाए और एक आर्मी इकट्ठा की بلدان أخرى وجمعوا और उनकी आर्मीज एडवांस थी और अपने अच्छे मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेमस थी और वो लोकल फोर्सेस को हराने में सक्षम थे। उसके तुरंत बाद उन्होंने इंडिया को एक कॉलोनी घोषित कर दिया, जिसका मतलब था इंडिया को प्रैक्टिकली कॉलोनी में बदलना। يعني عمليا تحول الهند إلى مستعمرة هو جاء في النصف ये 19th सेंचुरी के सेकंड या लेट सेकंड में आया था। 19 وكل ذلك ये सब पिछला इस्लामिक रूल था, ये ग्रेजुअल था, यानी इस्लामिक रूल था।
يعني هو الحكم الإسلامي خلى मान लीजिए कि पिछले कुछ सालों में सेंट्रल रूल कमजोर हो गया और वहाँ लोकल एमिरेट्स बन गए। على مرور السنوات صار في زي إمارات محلية. الحاكم اللي كان في दिल्ली में जो रूलर्स होते थे, जो मुस्लिम सुल्तान होते थे, उनकी कंट्री पर अथॉरिटी होती थी और उनकी पावर के अकॉर्डिंग उनका ग्रोथ और पतन होता था। تبعا لقوته. लेकिन في ذلك लेकिन उस समय अंग्रेज मुगल राज्य के एंड पर थे और प्रैक्टिकली इंडिया पर उनका कंट्रोल था और ये रेवोल्यूशन हुआ और फिर उसके बाद फॉर्मली ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की स्थापना हुई और ब्रिटिश की महारानी बनी। بشكل رسمي الاستعمار البريطاني وهناك ملكة بريطانيا उन्होंने सो कॉल्ड हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स गवर्नमेंट कंपनी में बदलने के लिए खरीदे गए, क्योंकि जहां तक मुझे याद है ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी। لأنه هي كانت شركة مساهمة وليست حكومية حسب ما يعني أعلم. هذا الأمر इससे कई चीजें सामने आई। أدى إلى عدة أشياء. أولا إنه غالبية من قاوم पहले ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और ऑक्यूपेशन का विरोध करने वालों में से ज्यादातर सोल्जर्स लेवल पर और लीडर्स, प्रिंस और स्टेट्समैन के लेवल पर मुस्लिम थे और ये नेचुरल है رجال الدولة طبيعي لأنه الحكام क्योंकि 1000 से भी ज्यादा सालों के सेंट्रल रूल के पीरियड में शासक मेनली मुस्लिम थे और इसीलिए वो लगभग सत्ता में थे। वो इंडस्ट्री और ट्रेड के लोग थे क्योंकि मुस्लिम्स सिटीज में केंद्रित थे। المسلمين تركزوا في المدن أيضا. غالبية साथ ही ज्यादातर आर्मीज मुस्लिम थी और इसीलिए मुस्लिम्स में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ वायलेंट रिएक्शन था। لهم رد فعل عنيف ضد الاستعمار البريطاني. هندوس أقل और हिंदुओं में सोशल, रिलीजियस और दूसरे कारणों से कम था। واعتبارات أخرى. الاستعمار البريطاني وهو هذا ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म कुछ ऐसा है जो सच में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के लिए स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट और ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस भी इसका पालन करती है और लोगों को डिवाइड करने का काम करती है। उनका कहना है कि अरेबिक में डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब होता है डिवाइड एंड रूल और इसीलिए उन्होंने लोगों को बांटने का काम किया। لذلك هم عملوا على تفريق الناس. كانوا واحد लोगों को डिवाइड करने का एक तरीका ये था कि उन्होंने लोकल हिंदुइज्म को रिवाइव किया और हिंदुओं की एक लैंग्वेज होने पर जोर दिया। أصبح هناك تركيز على إنه الهندوس لهم لغة، إنه हिंदुओं की अलग अलग मान्यताएं हैं और उनकी अपनी एक अलग संस्कृति है। الثقافة المتمايزة. فبالتالي بشكل تدريجي بدأت تظهر إلى السطح فكرة धीरे धीरे हिंदू विचार बढ़ने लगे कि ये डिफरेंट रिलीजन्स जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिनके डिफरेंट कल्चर्स और रेसेस हैं, उन्हें एक टाइटल से एकत्र किया जा सकता है, عنوان واحد. जिसका मतलब है कि मुगल चले गए और उन्होंने कंट्री पर कंट्रोल कर लिया और समय के साथ सो कॉल्ड राइट्स या लार्ज स्केल पर डिस्टर्बेंस वहाँ पर दिखाई देने लगी نطاقه وصار يظهر और मुस्लिम्स हिंदुओं के बीच लोकल एसोसिएशंस दिखाई देने लगी। عند عند الهندوس. الهندوس वो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ थे, नहीं वो एक दूसरे के खिलाफ थे। अच्छा, इसका मतलब कि कॉलोनियलिज्म टॉप पर था और वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। हाँ, बेसिकली ऐसा ही है, लेकिन जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि मेजॉरिटी मुस्लिम्स में कल्चरल और रिलीजियस कारणों से, इंटरेस्ट के कारणों से, हिस्टोरिकल कारणों से और कई सोशल कारणों के लिए कॉलोनियलिज्म का विरोध करने की नेचुरल टेंडेंसी थी। इस मामले में हिंदू कम थे क्योंकि उनके लिए चेंज ही उनकी सर्विस करता है। إنه التغيير بالنسبة لهم بخدمهم. इस तरह मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच सेंसिटिविटी और हॉस्टिलिटी की सिचुएशन बन गई। خلف هذا और जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि इस चीज के पीछे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, थिंकर्स, राइटर्स, पॉलिटिशियंस, हिस्टोरियंस और ओरिएंटलिस्ट के माध्यम से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था। इन सभी ने लोगों के बीच डिवीजन के आइडिया को बदलने में रोल प्ले किया और ये रियलिटी बन गई। في تلك المرحلة और भेदभाव की वजह से इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल स्टेज में कॉलोनियलिज्म के खिलाफ एक रेजिस्टेंस मूवमेंट सामने आया, एक पॉलिटिकल मूवमेंट और एक इम्पोर्टेंट पार्टी सामने आई जो इंडियन कांग्रेस पार्टी है। في أواخر ये लेट 19th सेंचुरी में एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में सामने आया, लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में ये और डेवलप हुआ। 20th सेंचुरी की शुरुआत में इस पार्टी में सबसे इम्पोर्टेंट लीडर्स में से एक मुस्लिम और हिंदू दोनों थे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, इंडिया प्रैक्टिकली एक कंट्री था। الهند كانت هي عمليا بلد واحدة. लेकिन बाद में बड़े अनरेस्ट और भेदभाव में बदलाव के परिणाम स्वरूप रैंक्स में कुछ हिंदुओं ने अपना खुद का एसोसिएशन स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। कुछ मुस्लिम्स ने भी बाद में अपने खुद के लिए एसोसिएशन स्थापित किए। 30s में मोहम्मद अली जिन्ना ने सो कॉल्ड मुस्लिम लीग बनाया, जो उस समय एक इंडियन पार्टी ही थी, بالرابطة الإسلامية. लेकिन वो अखंड भारत के अंडर था। बाद में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच सेपरेशन हुआ तो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान पर रूल किया। سواء हाँ, चाहे सेपरेशन से पहले या सेपरेशन के बाद, सेपरेशन होने का आइडिया क्लियर नहीं था। فكرة الانفصال غير ये क्लियर नहीं था कि ये कैसे हुआ।
कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू मूवमेंट के कारण हुआ, जिसने कंप्लीट हिंदू ब्लॉक बनाने के एम से सबसे पहले डिवीजन की मांग की थी। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स ने इस इवेंट के रिजल्ट में डिवीजन की मांग की थी। आज हर पार्टी दूसरों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बिना बाद में पाकिस्तान और इंडिया के नेसेंट स्टेट के बीच चीजें बहुत हॉस्टाइल हो गईं। الوليدة باكستان والهند فهذا يقودنا إلى ये हमें इंडिया की बेसिक स्ट्रेटेजी की ओर ले जाता है, जो ये है कि फर्स्ट एनिमी पाकिस्तान है। क्या आप भी यही कहना चाहते हैं? القرن العشرين عمليا 20th सेंचुरी की शुरुआत में इंडियन सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिकली एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि हिंदू ग्रुप्स का एक ग्रुप सामने आया जिसने हिंदू नेशनलिज्म की बात की, जैसा कि हमने भी बात की। दूसरी तरफ मुस्लिम्स के पास उन ग्रुप्स में से एक ग्रुप दिखाई दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में से एक ऑर्गेनाइजेशन था, जिसे नेशनल वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी इन शॉर्ट RSS कहा जाता था। وطنيون RSS اختصارا وهذه ये एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कई ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, मगर ये चलता रहा, उभरा और अचीवमेंट्स हासिल की। ये उस स्टाइल पर बेस्ड था जो उस टाइम यूरोप में पॉपुलर था और ब्रदरहुड पर बेस्ड फ्रेमवर्क के रूप में फासिस्ट और नाजी ऑर्गेनाइजेशंस के समान है। النازية كإطار قائم على الأخوة وعلى हालांकि एक यूनिफाइड थॉट है जो मूवमेंट फ्रेमवर्क है, इस पॉइंट तक कि कभी कभी इंडिया में कुछ लोग इस ऑर्गेनाइजेशन की तुलना अरब और इस्लामिक वर्ल्ड में मुस्लिम ब्रदरहुड से करने की कोशिश करते हैं। العالم العربي والإسلامي رغم أن هناك في تفاوت طبعا في हालांकि इनके अप्रोचेस में ऑफ कोर्स डिफरेंस है और कोलोनियलिज्म पर पोजीशन बिल्कुल अलग है। تماما المنظمة RSS كان RSS प्रैक्टिकली मुस्लिम्स के सामने हिंदू कैरेक्टर के निर्माण पर फोकस था, इसे कोलोनियलिज्म की ज्यादा चिंता नहीं थी। استعمار الأمر الآخر أنه दूसरी बात यह कि हिंदुओं के दूसरों से अलग होने पर बेस्ड आइडियोलॉजिकल कंटेंट इस्लामिक कंटेंट से अलग है, जो ह्यूमैनिटी को एक फैमिली के रूप में देखता है, और इसीलिए इसमें एक ग्लोबल मैसेज और भी कई चीजें हैं। البشرية عبارة عن أسرة واحدة وبالتالي في رسالة عالمية أمور كثيرة يعني इसका मतलब है कि डिफरेंसेस हैं, मगर एक इंस्टीट्यूशन के रूप में स्ट्रक्चरल लेवल पर ये सच में अरब वर्ल्ड में मुस्लिम ब्रदरहुड और ऑर्गेनाइजेशन के समान है। وما يشابهها من تنظيمات. جماعات وهم يمكن خرق और वो एक ही समय पर बाहर आए, क्योंकि ये भी ग्रुप्स थे। हाँ, ये उस समय की भावना थी। इसकी स्थापना ब्रदरहुड द्वारा साल 1925 या शायद 1928 में की गई थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म फ्रेमवर्क उस समय यूरोप में कॉमन था, और इस तरह उन्होंने उन लोगों के ग्रुप पर कब्जा कर लिया जो कोलोनियलिज्म के अंडर थे। تحت الاستعمار هذا المنظمة ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री और आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं उसे शेप देने में इसका काफी बड़ा प्रभाव था। क्योंकि शुरुआत में भले ही ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन इसे एक फैनेटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाता है। इसके एक मेंबर पर 1947 में महात्मा गांधी की हत्या के पीछे होने का आरोप भी लगाया गया था। هو اغتاله उन्होंने उनकी हत्या कर दी। उनको 1947 में गोली मार दिया गया था और महात्मा गांधी पर मुस्लिम के फेवर में होने का आरोप लगाया। ऑफ कोर्स लिबरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी और जनरली इंडियन लिबरेशन मूवमेंट का मानना था कि नेचुरल फोर्सेस इसके साथ जुड़े हुए हैं, أعتقد أنه القوة الطبيعية المتحالفة مع और जिनके साथ इसे जोड़ना चाहिए था वो इस्लामिक पावर और इस्लामिक वर्ल्ड थी। الإسلامي احنا بنذكر ان الحرب العالمية हमें याद है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रैक्टिकली एलाइड कंट्री के सामने जर्मनी के अलावा ऑटोमन एम्पायर का था, عمليا الدولة العثمانية بالإضافة إلى ألمانيا लेकिन जर्मनी एक यूरोपियन पावर था और उसका एंड हो गया। ऑटोमन एम्पायर और मुस्लिम्स कोलोनियलिज्म से बहुत इफेक्टेड थे, और इसीलिए इंडिया में एक मूवमेंट था जिसे खिलाफत मूवमेंट कहा गया। حركة الخلافة هي عندما खिलाफत मूवमेंट तब हुआ जब इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया गया था, और खिलाफत मूवमेंट को बाद में हटा दिया गया था, और केमल अतातुर्क अपनी कंट्री को आजाद कराने की कोशिश में एक पॉपुलर लीडर बन गए थे। फाइनेंशियल लेवल पर भी मुस्लिम्स और इंडियंस ने उनका सपोर्ट करने में मेजर रोल प्ले किया। ये ध्यान देने वाली बात है कि टर्की में आने वाले डोनेशन को क्रिएट किया गया था, تركيا تم إنشاء أحد और आज तक मौजूद लोकल बैंक्स में से एक इन डोनेशन से बनाया गया था, जो कि फर्स्ट बैंक है, जो आज भी इन डोनेशन से मौजूद है। इसीलिए यहाँ के रीजन के लिए भी उनकी एक मेजर और डेंजरस रोल था, और महात्मा गांधी सहित हिंदू मुस्लिम्स के साथ जुड़े हुए थे और खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करते थे, مع المسلمين وكان مؤيد إلى حركة الخلافة जो इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सोशल मूवमेंट था। في الهند ولذلك على और इसीलिए दूसरी तरफ जो RSS ग्रुप है, उन्होंने देखा कि वो महात्मा गांधी जो मुस्लिम्स के सपोर्टर और हिंदू के विरोधी हैं, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। المسلمين معادي للهندوس فتم اغتياله على هذا ये जानते हुए भी कि जिस गोडसे ने उनकी हत्या की उनका उनसे कोई रिलेशन था, इस बात से वो इनकार करते हैं, लेकिन ये सच है। هذه حقيقة فيما بعد
عندما حصل बाद में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच सेपरेशन हुआ तो इस ग्रुप ने नरसंहार स्टार्ट करने में काफी सीरियस रोल प्ले किया, जिसका असर वहां से माइग्रेटेड मुस्लिम्स पर हुआ। المذابح اللي مست المسلمين المهاجرين من الهند इंडिया और पाकिस्तान में यह भी कहा जाता है कि मुस्लिम्स ने भी इसी तरह नरसंहार किया था। هم ارتكبوا أيضا مذابح مقابلة لصهم मुझे अच्छे से नहीं पता कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन ये श्योर है कि उस समय दोनों ओर से इमिग्रेंट्स का नरसंहार हुआ था। وسعة النطاق في ذلك الوقت للمهاجرين من الطرفين. وهذا الفصال أو هذا इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस सेपरेशन ने नेगेटिव कंपटीशन और हॉस्टिलिटी की सिचुएशन क्रिएट कर दी। والأعداء ولذلك صار على صعيد البلد इसीलिए कंट्री लेवल पर हिंदू मूवमेंट के लिए आपका एक लोकल एनिमी या ओपोनेंट है जो मुस्लिम है, वहीं एक्सटर्नल लेवल पर एक बाहरी ओपोनेंट पाकिस्तान है, और इसीलिए हिंदू मूवमेंट जनरली इंटरनेशनली और एक्सटर्नली मुस्लिम्स के प्रति हॉस्टिलिटी के आसपास घूमता है। عموما حول العداء للمسلمين داخليا وخارجيا. الدولة نفسها كان स्टेट यानी कांग्रेस पार्टी का सिचुएशन अपने आप में थोड़ा अलग था। इंडियन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स में मुस्लिम्स थे और वो मुस्लिम्स को क्रिएट करने वालों में से थे। مسلمين واحد مثلا وصل انه صار رئيس फॉर एग्जाम्पल अबुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट बने, जिन्हें महान इंडियन थिंकर्स और फिलोसफर्स में से एक माना जाता है। वो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक बने और फिर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इसीलिए एक इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। قيادي مؤثر समय के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडियन पब्लिक लाइफ में इस्लामिक रोल डिक्लाइन हुआ। الهندية تراجع مع مضي الزمن. كان في उस टाइम पार्टी के लीडर इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे। नेहरू, उनका नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उनके पिता मुगल सुल्तान के शासन काल के दौरान लास्ट पुलिस कमांडर थे और इसीलिए वो गवर्नमेंट और स्टेट के एक इंस्टीट्यूशन से आए थे। المغولي ولذلك هو جاي من مؤسسة حكم ودولة. और यही एक कारण है कि उन्होंने ब्रिटेन में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और एक लॉयर बने। दूसरी ओर जिन्ना भी लॉयर थे जिन्होंने ब्रिटेन से ग्रेजुएशन की थी। لذلك नेहरू तबन्ना شيء और इसीलिए नेहरू ने मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं बल्कि सोशल सोशलिज्म नेम की चीजों को अपनाया। وكان بيعتقد انه الهند هذا उनका मानना था कि इंडिया एक मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चर्ड, मल्टी लिंग्विस्टिक और मल्टी रिलीजियस कंट्री है जो हिंदुइज्म द्वारा शासित नहीं किया जा सकता। قبله طبعا او بموازاته महात्मा गांधी, और उनके सामने या उनके पैरेलल महात्मा गांधी रियल पॉलिटिकल लीडर हैं और नेहरू भी रियल पॉलिटिकल लीडर थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में एक एक्टिविस्ट थे और बाद में वो वही आइडिया इंडिया में ले आए और एक पॉपुलर लीडर और कांग्रेस पार्टी के लिए एक पॉपुलर सिंबल बन गए। حزب المؤتمر لكن القيادة السياسية الحق. लेकिन रियल पॉलिटिकल लीडरशिप नेहरू के पास थी। नेहरू का मानना था कि इंडिया की आइडेंटिटी और यूनिटी को बनाए रखने के लिए आपको एक फ्लेक्सिबल पैटर्न अपनाना होगा जो अपने नेबर्स को अपने आसपास शामिल करने के लिए एंटी कोलोनियलिज्म पर फोकस्ड हो। ضم حواليك جيرانك. इन मुस्लिम नेबर्स में से ज्यादातर यानी कि ईस्ट के मुस्लिम, वेस्ट के मुस्लिम, नॉर्थ के मुस्लिम, साउथ के मुस्लिम और इंडोनेशिया सभी प्रैक्टिकली मुस्लिम हैं और सभी कोलोनियलिज्म से प्रभावित हैं। इसीलिए मुस्लिम्स के साथ एक्सटर्नल कम्युनैलिटी के ऊपर भी काम होना चाहिए और इंटरनल कम्युनैलिटी पर भी काम होना चाहिए। المشترك الداخلي لا يستطيع. अगर वो हिंदू आइडेंटिटी का बर्डन उठाता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन जो कोई भी हिंदू या मुस्लिम बनना चाहता है या अपनी धार्मिक आइडेंटिटी की परवाह किए बिना इसे पर्सनल लेवल पर रहने देता है, स्टेट लेवल पर उनका मानना है कि सेकुलरिज्म ही कंट्री की यूनिटी को बरकरार रख सकती है और इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को अप्रूव किया। لكن حافظ على وحدة البلاد ولذلك الدستور الهندي أقر هذا الأمر. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में हिंदू टेंडेंसीज वाली फोर्सेज नहीं थी। इसीलिए हम आज के टॉपिक के लिए रेलेवेंट हैं, जो कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया या इंडिया में हो रहा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। हिंदू मूवमेंट की हमने बात की। इसका फॉर्मेशन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस पर आधारित था जो फैसिज्म, नाजिज्म थे। الأوروبية اللي هي الفاشية والنازية وغيره. وفي ذلك الوقت और उस समय यूरोप को हर चीज में फॉलो किए जाने वाले मॉडल के रूप में देखा जाता था। ابتدى في كل شيء هي الفكرة. ये नेशनल आइडिया यूरोप से आया और नेशनल स्टेट भी यूरोप से आया। ولذلك इसीलिए हिंदू मूवमेंट के लीडर अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट्स और उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के इच्छुक थे जिनके साथ उन्होंने कम्युनिकेशन किया था। تواصلوا معهم الحركة الصهيونية
حركة الص- जियोनिस्ट मूवमेंट ने भी उनका साथ और इंडिया के मुस्लिम्स के साथ इसराइल की स्थापना से पहले 20th सेंचुरी की शुरुआत से पहले कम्युनिकेट किया था। العشرين بداية क्या आप लगभग 20th सेंचुरी की शुरुआत की बात कर रहे हैं? كان هناक قوي मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली 30s में महात्मा गांधी और जियोनिस्ट मूवमेंट के बीच, जियोनिस्ट मूवमेंट और आरएसएस के लीडर्स के बीच, और जियोनिस्ट मूवमेंट और मुस्लिम्स के बीच भी करस्पॉन्डेंस हुआ, क्योंकि वो स्टेट की स्थापना की तैयारी कर रहे थे और वो जानते थे कि उस समय इंडिया फाइनेंशियल और इकोनॉमिक लेवल पर मुस्लिम्स के लिए पावर का सेंटर था, जैसा सिविलाइजेशनल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर और न्यूमेरिकल लेवल पर था। इसलिए वो इंडियंस को जल्दी ही इस इक्वेशन से बाहर निकालने को लेकर परेशान थे। الهند من المعادلة بشكل مبكر. الار आरएसएस और हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट ने पाया कि उनके और जियोनिस्ट मूवमेंट के बीच काफी कॉमन डील थी। अर्ली और काफी एंशियंट पीरियड से दोनों साइड्स की इंडिपेंडेंस, यानी इंडिया का इंडिपेंडेंस और जियोनिस्ट एंटिटी की स्थापना से पहले था। ये रिलेशनशिप तब से अस्तित्व में था और कई साल तक जारी रहा। مدى سنين طويلة. إذا على इसीलिए कई सालों तक, स्पेशली महात्मा गांधी की हत्या के बाद, आरएसएस और हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक एक्सट्रीमिस्ट मिलिट्री मूवमेंट के रूप में देखा गया। أنها حركة ميليشيوية متطرفة، لكنها أخذت लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्पीड पकड़नी शुरू कर दी। 70s में उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की। हालांकि उन्हें कोई इंपॉर्टेंट सक्सेस नहीं मिली, यानी उन्होंने पार्लियामेंट में एंटर किया और उनका रिप्रेजेंटेटिव्स का ग्रुप काफी लिमिटेड था, جدا من النواب. لكن लेकिन साथ ही वो पार्टीज में भी फैले हुए थे। लास्ट 90s की शुरुआत में इंडिया के इतिहास में एक बहुत ही जरूरी और डेंजरस इंसिडेंट हुआ। هدم البابر. बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, जो मुस्लिम्स के सुल्तान में से एक के नाम था। كان في أحد السلاطين المسلمين بابور اسمه بابر. बाबर का मतलब है टाइगर, ये एक टाइटल भी है। هذا أيضا لقب. وكان يحكم الهند. उन्होंने मुगलों या टर्किश ओरिजिन के इंडिया और अफगानिस्तान पर शासन किया। वो मुगल राज्य के संस्थापक थे। أسس الدولة المغولية. عندما دخل जब वो इंडिया आए तो एक मस्जिद बनवाया। बाद में ये मस्जिद ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में आ गया। فيما بعد لما صار الاحتلال البريطاني زعموا उनका दावा था कि एक हिंदू मंदिर के खंडहरों पर बनाया गया था। इतनी अशांति फैल गई कि एंड में उन्होंने मस्जिद बंद कर दी। لدرجة أنه في النهاية أغلقوا المسجد. بقي ये एक हिस्टोरिक मस्जिद है, लेकिन लोगों को इसमें प्रे करने की मनाही है, और ये यूपी स्टेट में अयोध्या नाम के एरिया में है, जो इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट्स में से एक है। ये मस्जिद हमेशा मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम्स का कारण रहा है। خلافات ومشاكل بين المسلمين والهندوس. الهندوس हिंदू जनरली ये कहते हैं कि उनके मंदिरों और सेंचुरीज को तोड़कर हजारों इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, और इसीलिए आज वो हजारों प्लेसेस की मांग कर रहे हैं। يطالبوا اليوم بآلاف المواقع، حتى وصل فيهم الأمر أنه يطالبوا ب जब तक कि वो फेमस श्राइन ताजमहल की मांग करने के पॉइंट पर नहीं आए, और उन्होंने दावा किया कि इसकी स्थापना हिंदू मॉन्यूमेंट्स पर की गई और वो इसे डिमोलिश करना चाहते हैं। हालांकि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को लगा कि मॉन्यूमेंट के डिमोलिशन के रिजल्ट में इंडिया को काफी नुकसान होगा, खासकर जब से ये साइकोलॉजिकल और मीडिया इफेक्ट्स के अलावा स्टेट बजट में एनुअली बिलियंस ऑफ डॉलर्स लाता है। مليارات الدولارات سنويا لموازنة الدولة، بالإضافة إلى الآثار النفسية والإعلامية وكذا. وتم إخراج एक डॉक्यूमेंट भी बनाया गया था जो ये प्रूव करता है कि सुल्तान शाहजहां ने जमीन खरीदी थी। इसका मतलब है कि ओनरशिप डॉक्यूमेंट मौजूद है, इसीलिए मामला वापस ले लिया गया। लेकिन ये एक रेफरेंस है जिसका हमने कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किया है। मस्जिद के डिमोलिशन को बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसे इंडियन लोगों की पार्टी भी कहा जाता है, उनके लीडर ने ही उकसाया था। ذات حزب البي جي بي، بهراتا جانتا أو جناتا بارتي، يعني حزب الشعب الهندي. क्या ये आरएसएस से लिंक्ड है? نعم هو يعتبر हाँ, इसे आरएसएस का पॉलिटिकल आर्म माना जाता है। हालांकि आरएसएस कई पार्टीज में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये सबसे बड़ी पार्टी है। الحزب الأكبر यह एक ऐसी पार्टी है जिसे वो अपना पॉलिटिकल टूल मानते हैं। السياسي. استطاعوا वो बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने में सक्षम थे। هم أرادوا أن वो बाबरी मस्जिद को गिराना चाहते थे, लेकिन मस्जिद गिराने में जो हुआ वो बहुत खतरनाक था, क्योंकि वो एक इशू को बढ़ावा भी दे रहे थे। خطورة، لأنهم هم حتى يروجوا لموضوع هدم बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, जिसे हिंदी में एक यात्रा कहते हैं। اللغة الهندية ياترا. ياترا معناها यात्रा का मतलब है पूरे इंडिया में पैदल मार्च करना।
और इस मार्च के माध्यम से उन्होंने अयोध्या मंदिर बनाने के लिए डोनेशंस कलेक्ट किए। لبناء معبد أيوديا يعني يريد यानी वो बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके उसके ऊपर अयोध्या मंदिर बनवाना चाहते थे। معبد أيوديا فجمعوا इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने लिए प्रचार करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब उन्होंने इंडिया भर में मार्च किया तो दुनिया उनके बारे में अवेयर हो और इंडियंस उनके बेहतर परिचित हो गए, इसीलिए वो पॉपुलर लीडर बन गए। قادة شعبيين। الأمر الآخر جمعوا أموال दूसरा मामला यह है कि उन्होंने अयोध्या टेम्पल बिल्डिंग प्रोजेक्ट से भारी मात्रा में पैसा कलेक्ट किया और उनके ऊपर इस पैसे का यूज अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के फाइनेंस के लिए करने का आरोप है। تمويل نشاطاتهم السياسية، ولذلك بعد هدم البابري مسجد صعدوا صعودا يعني صاروخيا لدرجة إن इसीलिए बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद वो इस हद तक बढ़ गए कि इस मूवमेंट के लीडरशिप वाले पॉलिटिकल पार्टी ने शॉर्ट पीरियड के लिए गवर्नमेंट पर कब्जा कर लिया और फिर पार्लियामेंट में ड्रॉप कर दिया। كان هدم المسجد तो क्या मस्जिद का डिमोलिशन इंडिया में गवर्नमेंट के लीडरशिप के लिए उनका टिकट था? إذا बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मस्जिद का डिमोलिशन इस कॉन्टेक्स्ट में एक जरूरी हिस्टोरिकल माइलस्टोन है, लेकिन साथ ही हम इंडिया के इशू को पैलेस्टीनियन इशू और जियोनिस्ट मूवमेंट के साथ जोड़ने पर बात करते हैं। والحركة أنا الصهيونية هذا كان سؤال لأنه كان نهرو ये एक सवाल था क्योंकि नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को मेंशन किया गया जो नॉन अलाइंड कंट्रीज के साथ थे। गमल अब्देल नसीर, फॉर्मर यूगोस्लाविया में जोसेफ टीटो, और उनकी पोजीशन अरब और इस्लामिक कंट्रीज की पोजीशन के समान थी जो इजराइल से हैं। لموقف الدول العربية والإسلامية من إسرائيل इंडिया रिलेशन स्थापित करने वाली लेटेस्ट कंट्री भी हो सकता है। وإنشاء علاقات مع तो ये बदल कैसे गया? يعني लو تعطينا मेरा मतलब है कि आप हमें नेहरू जी के टाइम से लेकर अब तक का डेवलपमेंट बताएं। الآن ذكرنا بأنه हमने बात किया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सेपरेशन की सिचुएशन का नेतृत्व दोनों साइड्स ने किया। الطرف الهندي كان इंडियन साइड में नेहरू थे और पाकिस्तान की साइड में मोहम्मद अली जिन्ना थे जो कि एक ओल्ड मैन थे और पाकिस्तान की स्थापना के बाद उनकी डेथ हो गई وتوفي بعد تأسيس باكستان عمليا और पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी हत्या कर दी गई थी और फिर पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया गया। जनरल अयूब के अनुसार पाकिस्तान जनरली वेस्ट के क्लोज था और अमेरिका और ब्रिटिश कैंप के क्लोज था। كانت أقرب إلى المعسكر الأمريكي والبريطاني। الصعيد الآخر दूसरी ओर नेहरू एंटी कॉलोनियल कैंप के क्लोज थे। المعسكر المضاد للاستعمار وجد उन्होंने देखा कि स्टेज पर इंडिया का रोल सिर्फ इसी कंटेंट में हो सकता है إنه يكون إلا في هذا السياق क्योंकि वो चारों ओर से इस्लामिक कंट्री से घिरे हुए हैं और वो उसके नेचुरल एलीज हैं। इसके अलावा अगर वो वेस्ट गए तो मुस्लिम्स नेचुरली उनके कट्टर राइवल पाकिस्तान के साइड में होंगे। خصم اللدود باكستان ولذلك لمجموعة इसीलिए फैक्टर्स का एक ग्रुप सब्जेक्टिव फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स और स्पेशली कंट्री और रीजन में सब्जेक्टिव फैक्टर्स है। في البلد وبالإقليم وذهب मैंने जो फिगर्स बताए उसके साथ उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना की। بالشخصيات اللي ذكرتها العلاقة ما بين الفلسطينيين इंदिरा गांधी जो एक औरत थी, उनके टाइम में पैलेस्टीनियंस और इंडिया के बीच रिलेशन ने और भी सीरियस टर्न ले लिया। أثناء فترة اندرا غاندي اللي هي بنت वो नेहरू की डॉटर थी। नेहरू والسبب واحد من الأسباب इसका मर्म ये था कि उन्होंने हमेशा इस्लामिक वर्ल्ड को पाकिस्तान से दूर अपनी ओर खींचने का ट्राई किया। هم بعيدا عن باكستان قضية الفلسطينيين पैलेस्टीनियंस के साथ मेल मिलाव से इंडियंस को इस्लामिक अलायंस को अपने क्लोज लाने में हेल्प मिलती है और पड़ोसी पाकिस्तान में जो हुआ उससे उन्हें इस मामले में हेल्प मिली। الفلسطينيين بيساعد الهنود انه ياخذوا التحالف الاسلامي اقرب لهم وساعدهم على هذا الامر ما حدث في باكستان क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिसीज हमेशा एक दूसरे से और रीजन से जुड़ी हुई है। مرتبطات بالاقليم في ذلك الزمن كان في उस समय पाकिस्तान में एक फ्यूडल फैमिली और लेफ्टिस्ट बैकग्राउंड के एक फेमस यंग मिनिस्टर थे जो कंट्री में सुधार लाना चाहते थे। उनका नाम जुल्फिकार भुट्टो था। يسارية أراد أنه يعمل إصلاح في البلد في باكستان وهو ذو الفقار بوتو ذو الفقار بوتو انتهى به الأمر إلى الإعدام पॉलिटिकल राइवल्स की हत्या के आरोप में जुल्फिकार भुट्टो को फांसी दे दी गई। जुल्फिकार भुट्टो अराफात और पीएलओ के काफी क्लोज थे। مقرب جدا من عرفات ومن منظمة التحرير فاعتبر عرفات أنه इसीलिए अराफात ने इसे अपने लिए एक झटका माना और कहा कि ये पाकिस्तान के लिए कॉलोनियल या वेस्टर्न झटका था وبالتالي ضرب और इस तरह पैलेस्टीनियन प्रोजेक्ट के लिए एक ब्लो था।
इसीलिए वो पाकिस्तान से दूर चले गए और इंडिया के क्लोज हो गए। من الهند، وهون تطورت العلاقة यहाँ इंदिरा गांधी और बाद में उनके बेटे राजीव गांधी से भी पर्सनली रिलेशनशिप डेवलप हुए। مع ابنها راجيف غاندي. أخذت العلاقة पैलेस्टीनियन इंडियन रिलेशन ने प्राइवेट और पर्सनल टर्न ले लिया। خصوصي وشخصي حتى لدرجة إنه كان عرفات यहाँ तक कि अराफात दावा करते थे कि इंदिरा गांधी उनकी बहन थी और वो घर आया जाया करती थी और बिना किसी अरेंजमेंट के, बिना किसी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के भी इंडिया आ जाते थे। ये रिलेशन काफी क्लोज था और प्रैक्टिकली पैलेस्टीनियन इंडियन रिलेशन का पिनैकल है। الهندية في 1991 में हमारे द्वारा मेंशन पॉइंट के अलावा एक बहुत ही सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अल बाबरी मस्जिद इंटीरियर और हिंदू मूवमेंट बढ़, जो सोवियत यूनियन का पतन था। الهندوسية أكثر، وهي انهيار الاتحاد السوفيتي. لأنه क्योंकि इंडिया हिस्टोरिकली सोवियत यूनियन के क्लोज था। ये सच है कि ये नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा था, عدم الانحياز، لكن حركة عدم हालांकि इसका टाइटल नॉन अलाइंड था। عنوانها هو عدم الانحياز، لأنها كانت أقرب إلى المعسكر ये कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कैंप के क्लोज था। الاشتراكي. فلما انهار الاتحاد السوفيتي वजदत जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो इंडिया को यूनिपोलर वर्ल्ड का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स या तो इसे एक्सेप्ट कर सकता था या इसका सामना कर सकता था। فاختاروا उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक्सेप्ट करना चूज किया। ये इंडिया के लिए स्पेसिफिक नहीं था, وهذا لم يكن خاص في الهند، لأنه क्योंकि इंडिया से पहले पैलेस्टीनियंस भी इंडिया की ओर आए थे। جاه مؤتمر مدريد मैड्रिड के कॉन्फ्रेंस ने बाद में ओस्लो समझौते पर साइन किया। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में नरसिम्हा राव नेम के एक प्राइम मिनिस्टर थे। اسمه नसीमा राव. नसीमा राव كان नरसिम्हा राव किसी पार्टी के लीडर होते हुए भी हिंदू मूवमेंट के काफी क्लोज थे। زعيم، वो इंडियन कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे। كان هو رئيس الوزراء، لكنه في ناس लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो आरोप लगाते हैं कि वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू या नेशनलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा हैं القومية، وأنه أشبه ما يكون باختراق और ये कांग्रेस पार्टी में घुसपैठ की तरह है। उनके वर्ड्स एविडेंस नहीं हैं, बल्कि उनका टारगेट उनके रिलीजियस और नेशनलिस्ट झुकाव को प्रूव करना है। الدينية والقومية. رئيس الوزراء नसीमा राव ऐसे कई कारण थे जिसने प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को प्रभावित किया, जिसमें उनका पर्सनल नेचर और झुकाव भी शामिल था। दूसरा मैटर इंटरनेशनल जियोनिस्ट मूवमेंट का है। ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन इंडियन बिजनेसमैन का एक ग्रुप था जिसने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इजराइल के साथ इस तरह का रिलेशन बनाने पर बिलियंस इन्वेस्ट करने का दावा किया था। साथ ही इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट ने हमें याद दिलाया कि सोवियत यूनियन प्रैक्टिकली कोलैप्स कर रहा था। ذكرنا بأن الاتحاد السوفيتي عمليا كان انهار وإجا गोर्बाचेव अपने रिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी के साथ आए। प्रोस्टोरिका का मतलब कुछ ऐसा ही था। غلوزنوتس وريستركا، أظن يعني شيء من هذا القبيل. كان उसी समय ये एक पॉपुलर और वाइडली रिपोर्टेड आइडिया था, حاضرة في الإعلام بشكل كبير الفكرة، ولكن लेकिन इन प्रैक्टिस ये सोवियत यूनियन के लिए एक डेथ सर्टिफिकेट था। इंडिया ने पाया कि उसे इस कॉन्टेक्स्ट में खुद को अलाइन करना या रिपोजिशन करना होगा। और जैसा कि हमने मेंशन किया है, पैलेस्टीनियन पोजीशन और प्रैक्टिकली ओस्लो एकॉर्ड्स ने इंडिया के लिए लेफ्ट से फार राइट की ओर जाना आसान बना दिया है। ساري إلى أقصى اليمين. هون طبعا ऑफ कोर्स यहाँ पैलेस्टीनियन इशू धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। تدريجيا يتراجع إلى الخلف. بعدها بقليل جاء उसके बाद बीजेपी द्वारा रिप्रेजेंटेड हिंदू मूवमेंट आया और उन्होंने शासन किया और हमने सो कॉल्ड आइडियल फॉरेन पॉलिसी से रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी की ओर वापसी देखना स्टार्ट कर दिया। من مثالية नेहरू के आइडियलिज्म से लेकर मोदी के बाद के रियलिज्म तक लाल कृष्ण आडवाणी वाइस प्राइम मिनिस्टर और लीडर भी रह चुके थे। الكي أدواني ومجموعة من الزعماء حقيقة. الكي أدواني كان इनफैक्ट वो एक फॉरेन मिनिस्टर भी थे। خارجية. والمهم فالبي جي بي جاء فترة قصيرة इम्पोर्टेंट बात यह है कि 90s में बीजेपी थोड़े समय के लिए पावर में आई थी। الحكم بالطبيعي. उसके बाद जो आया वो नेचुरल रूल से निकला और इजराइल के क्लोज था। عندما جاء مودي सेकेंड पीरियड में जब मोदी आए तब उन्होंने रूल किया। إلى الحكم जब मोदी पावर में आए तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। وزراء أو كبير وزراء في ولاية اسمها गुजरात. وفي ولاية गुजरात حصل مجموعة من الاضطرابات. गुजरात स्टेट में बड़े पैमाने पर अशांति फैली हुई जिसके लिए मोदी को जिम्मेदार बताया गया था। اليوم
أميت شاه أيضا करंट होम मिनिस्टर अमित शाह पर भी इसका आरोप लगा है, लेकिन जैसा कि इंडियन जुडिशरी का कस्टम है, जब डिस्टर्बेंस होती है तो आरोपियों को बिना दोषी प्रूव किए डिस्चार्ज कर दिया जाता है। تدريجيا تم التسويق لمودي إنه هو धीरे धीरे मोदी को एक कैपेबल पर्सनालिटी के रूप में प्रमोट किया गया कि वो इंडिया को आगे लेकर जा सकते हैं। من أزمتها الاقتصادية اعتبار أنه حكمه अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए गुजरात का रूल एक आइडियल और सक्सेसफुल रूल था। عندما جاء رئيسا للوزراء تم تسويق जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसका ट्रेड किया गया। अगर बीजेपी पास्ट में ऐसा था तो जब वो दूसरी बार पावर में आए तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली मैच्योर और स्ट्रांग हो गया था। هذا في 2014 عندما वो 2014 में पावर में आए। كان يعتقد كثير من الناس أنه هذا हाँ, कई लोगों ने सोचा कि ये टाइम लैप्स था कि बीजेपी का कोलैप्स हो जाएगा और अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाएगा وأنه الكونغرس آي رح يرجع مرة ثانية إلى السلطة. और कांग्रेस फिर से सत्ता में लौट आएगी। लेकिन हमने जो देखा वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फैमिली इनहेरिटेंस प्रोसेस के रिजल्ट्स में लीडरशिप कमजोर हो गया है और लीडरशिप से अलगाव हो गया है। وهناك انفضاض عن القيادة قيادة الكونغرس آي أو المؤتمر الهندي. इंडियन कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप ने इस तरह से बीजेपी, आरएसएस और हिंदू मूवमेंट को एडिशनल स्ट्रेंथ दिया। इसीलिए वो 2019 के इलेक्शन में पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर सामने आए और अपोजिशन पार्टीज और भी कमजोर हो गईं। وضعفت أحزاب المعارضة أكثر. هون صار في ترافق مع ذلك تحول مهم في السياسة الخارجية. और इसके साथ ही इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक इम्पोर्टेंट बदलाव आया। مودي أكثر راحة باتخاذ القرارات على المستوى الداخلي. मोदी इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पर डिसीजंस लेने में ज्यादा कंफर्टेबल हो गए क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में बड़ी मेजोरिटी के साथ रूल किया। इस हद तक कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर स्टेट में स्पेशल क्लॉज को खत्म कर दिया। إضافة إلى أشياء أخرى حاولوا يعيدوا تعريف المواطنة في الهند. उन्होंने लाखों मुस्लिम्स को इस सिटीजनशिप से हटाकर इसके बेसिस पर इंडिया में सिटीजनशिप को फिर से डिफाइन करने का ट्राई किया है। هذه الفترة اللي هم इस पीरियड के दौरान मुस्लिम्स जो पैलेस्टीनियन और इस्लामिक राइट्स के नेचुरल सपोर्टर्स थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक रोल में इम्पोर्टेंट गिरावट देखी, जिसका मतलब है कि इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक उनके रोल में गिरावट आई है। اليوم دورهم بتراجع وأكبر دليل على ذلك إنه وجودهم في البرلمان. इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि पार्लियामेंट में उनका प्रेजेंस भले ही 15 से 20% होता है, लेकिन मेरा मानना है कि पार्लियामेंट में उनका परसेंटेज 5% से ज्यादा नहीं है। هو مثلا في المؤسسات الكبرى في إدارات مؤسسات फॉर एग्जाम्पल मेजर इंस्टीट्यूशंस के एडमिनिस्ट्रेशन में 2.5% है और स्टेट इंस्टीट्यूशंस में भी सेम है। इस तरह मुस्लिम्स के रोल में काफी तेजी से गिरावट आई है और वो मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटी बन गए हैं और इस तरह पैलेस्टीनियन इशू के प्रति फॉरेन पॉलिसी के फॉर्मुलेशन पर उनका प्रभाव पूरी तरह से कम हो गया है। العربية تراجع تماما. لأن هناك ضعف على इसीलिए इंडिया में मुस्लिम्स के लेवल पर वीकनेस है और इंटरनल और यहाँ तक कि एक्सटर्नल डिसीजन लेने में उनका प्रभाव है। هناك 1930s में जियोनिस्ट मूवमेंट के साथ हिंदू मूवमेंट भी जुड़ा हुआ है। مع الحركة مع الحركة الصهيونية جاءت الصهيونية. هناك تغير في المشهد الدولي وإعادة تموضع من الشرق إلى الغرب. هناك ऑफिशियल पैलेस्टीनियन पोजीशन में वीकनेस है और लिमिटेड पॉलिटिकल गेन्स की तलाश में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सर्चिंग के रेजिस्टेंस मूवमेंट से पीछे हटना है। نية تبحث عن مكاسب سياسية محدودة. هناك अरब की पोजीशन में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसका मतलब है कि इजिप्ट ने एक एग्रीमेंट किया था और जॉर्डन ने बाद में एक एग्रीमेंट किया था और अग्रीमेंट्स और नेशनलाइजेशंस की बात हुई और गल्फ कंट्री को जनरली इस डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनमें से कुछ इसमें नेगेटिव रोल प्ले कर रहे। مشكلة في هذا الاتجاه بل إنه بعضها كان يلعب دور سلبي فيه. ولذلك الهند और इसीलिए इंडिया को लगा कि वो इससे सेफ है। इस्लामिक कंट्रीज का एस्पेक्ट और स्पेशली गल्फ कंट्रीज जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, जिनके साथ इंडिया हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रखता है। بالتحديد وهي أهم الدول التي تقيم الهند معها علاقة تاريخية. مصر الحليف नॉन अलाइंड ऑर्गेनाइजेशन के बाद से ट्रेडिशनल सोशलिस्ट एली रहे इजिप्ट को इंडिया द्वारा इजराइल के साथ रिलेशनशिप स्थापित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इंडिया की पोजीशन कभी कभी इन कंट्रीज से आगे होती है। إنه الهند أحيانا بيكون موقفها متقدم على هذه الدول. ولذلك الهند بدأت इसीलिए इंडिया ने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन में बदलाव करना स्टार्ट कर दिया है, जो कभी कभी कंफ्यूजन और अनक्लैरिटी का कैरेक्टराइजेशन है। इसका मतलब है कि जब ये कुछ दिन पैलेस्टीन के साथ और कुछ दिन इजराइल का वोट करता है और कुछ दिन दूर रहता है, مع إسرائيل وأيام تمتنع
والسبب इसका कारण यह है कि ये अपने ऑफिशियल स्पीच में है। उनका दावा है कि वो पैलेस्टीनियन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट के प्रति अपनी फॉरेन पॉलिसी में किसी तरह का बैलेंस बनाना चाहते हैं। في سياستهم الخارجية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولكن نجد लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम पाते हैं कि जब मोदी ने ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन को विजिट किया तो वो कई दिनों तक इसराइल में बैठे रहे और 3 या 4 घंटे के लिए राम अल्लाह को विजिट किया। وزار رام الله 3 أو 4 ساعات عنده شراكة और 10 बिलियन या फिर 2 बिलियन की पार्टनरशिप की। إسرائيل وعنده علاقة इसराइल के साथ 10 बिलियन डॉलर और भी कई मिलियन डॉलर्स के रिलेशनशिप हैं, जिनमें से ज्यादातर एड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भेजा जाता है। और आज इंडियन पॉलिटिशियन जिस बैलेंस की बात कर रहे हैं वो वर्बल बैलेंस है, रियलिस्टिक बैलेंस नहीं। يعني लफ्ज़ी وليس توازنا واقعيا الحقيقة أن السياسة الهند सच तो यह है कि 90s की शुरुआत से ही इंडियन पॉलिसीज पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑफ कोर्स इसराइल की ओर और जियोनिस्ट मूवमेंट की ओर झुक गई है, जिसके साथ हमने बात करना स्टार्ट कर दिया था। بدأنا الحديث إنه الحركة और हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट का 30 से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है। معه ويمكن ये रिलेशनशिप 1920s और 1930s में ऑर्गेनाइजेशन और जियोनिस्ट मूवमेंट के साथ साथ इंडिया में आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन के बीच देखा जा सकता है। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। في الهند هذه العلاقة الغريبة ثم फिर इजरायली एंटिटी में एक्सट्रीम राइट का राइज हुआ और इंडिया में भी मोदी के लीडरशिप में एक्सट्रीम राइट का राइज हुआ। متطرف بقيادة مودي في الهند. طيب वेल ऑफ फिजिकल ईयर 2022 और 23 में इंडिया और इजराइल के बीच ट्रेड एक्सचेंज लगभग 10 बिलियन डॉलर्स का है। $1 ما هي أبرز वो सबसे प्रोमिनेंट सेक्टर्स कौन से हैं जिनमें इसराइल और इंडिया के बीच ट्रेड एक्सचेंज होता है? والهند؟ الهند كانت دائما इंडिया ने 1990s की शुरुआत से ही हमेशा से जस्टिफाई किया है कि इसराइल के साथ उसका रिलेशन एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और ये एक नेशनल गेन है, स्पेशली वाटर प्यूरिफिकेशन या डीसैलिनेशन, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्मॉल प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी और मिलिट्री जैसे डेवलपमेंट एरियाज में। والأمن والعسكر يعني मेरा मतलब है कि वो इस रिलेशनशिप को इस बेसिस पर प्रेजेंट कर रहे थे कि ये एक बैलेंस्ड मल्टी फेसेटेड रिलेशन है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस रिलेशनशिप के कोर में एक मिलिट्री सिक्योरिटी रिलेशनशिप है। इसीलिए जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुआ तो 2019 में पाकिस्तान ने इंडिया पर इजरायली मेड मिसाइल्स फायर करने का आरोप लगाया। باكستان اتهمت الهند بأنها أطلقت عليها صواريخ إسرائيلية الصنع ولذلك الهند بتعتقد انه और इसीलिए इंडिया का मानना है कि इसराइल के साथ उसके रिलेशन उसे आर्मामेंट्स के फील्ड में एडवांस टेक्नोलॉजी लाएंगे المتطورة في مجال التسليح ومجالات أخرى وتجلبها और दूसरे फील्ड्स में फाइनेंसिंग के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट और दूसरी चीजों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। لكن حقيقة العلاقة هي علاقة लेकिन रिलेशन की रियलिटी मेनली सिक्योरिटी मिलिट्री रिलेशनशिप है और इसके अलावा किसी भी चीज के बारे में सभी बातें प्रैक्टिकली एक तरह का डेकोरेशन या दिखावा है। والمكياج هذا التناقض ये कॉन्ट्राडिक्शन जिसका मेंशन आपने थोड़ी देर पहले ऑफिशियल इंडियन पोजीशन में किया था, जबकि मोदी इजरायली एंटिटी को विजिट करने जाते हैं और नेतन्याहू से मिलने जाते हैं और फिर 4 घंटे बाद वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ वॉर में भी जाते हैं। السلطة الفلسطينية في حرب في अल-अक्सा फ्लड और गाजा वॉर के बाद वो अल-अक्सा फ्लड के खिलाफ बैटल की निंदा करने वाले फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हो सकते थे। معركة طوفان عملية طوفان الأقصى تجاه مستوطنة غرب غزة गाजा स्ट्रिप के आसपास सेटलमेंट्स और बाद में उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि हम पैलेस्टीनियन लोगों को एड प्रोवाइड करेंगे। الشعب الفلسطيني هذا التناقض यह अजीब कॉन्ट्राडिक्शन एक सवाल है। मोदी एक फार राइट एक्सट्रीमिस्ट, वो इसराइल के प्रति कोई पोजीशन क्यों नहीं अपनाते और पैलेस्टीन के बारे में कोई बयान क्यों नहीं देते? النهاية تجاه إسرائيل ولا يصرح أصلا عن فلسطين। मेरा मतलब है कि पैलेस्टीन के लिए ये एक्शन लेना और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना जरूरी क्यों है? لأنه مو क्योंकि मोदी जी और उनकी पार्टी भले ही रूलर्स और इलेक्शन में मेजोरिटी प्राप्त कर लें, انتخابات لأنه هذه الأغلبية लेकिन इस मेजोरिटी का क्या मतलब जब जनता की बहुमत नहीं? السياسية ये एक पॉलिटिकल मेजोरिटी है, ना कि जनता की। هذا أمر الأمر الآخر ये कमांड है। दूसरी बात यह है कि उनकी पार्टी और यूजुअली हिंदू मूवमेंट के सपोर्टर्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और दूसरे मामलों के लिए उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर चीज में उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। لا يؤيدوه في كل شيء ولذلك इसीलिए वो सजेस्ट करना चाहते हैं कि इंडिया अभी भी वही बैलेंसिंग रोल प्ले कर रहा है और उसने पैलेस्टीनियंस को नहीं छोड़ा है, وأنها لم تتخلى عن الفلسطينيين लेकिन साथ ही वो अपने इंटरेस्ट को भी आगे बढ़ा रहा है
और मैक्सिमम फ्लड के इशू पर आयरनी ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और फॉरेन मिनिस्ट्री को मेंशन किए बिना और उनसे पूछे या कंसल्ट किए बिना डिसीजन लिया गया था। وزارة الخارجية ودون استمزاج واستشارة وزارة الخارجية ولذلك عندما صدر इसीलिए जब फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान जारी किया गया तो वो ज्यादा बैलेंस्ड था और ये इंटरनल इंडियन प्रेस में कंट्रोवर्सी का टॉपिक था, क्योंकि ये इंडियन ब्यूरोक्रेसी स्पेशली फॉरेन रिलेशन के फील्ड में और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री मैटर्स उनका पार्ट है जो अभी भी मुस्लिम्स है और अभी भी एंशियंट प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं। ما زال بيعتنقوا المبادئ القديمة المبادئ العلمانية सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स का मानना है कि इजराइल के साथ रिलेशनशिप एक कॉशियस रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि अलायंस रिलेशनशिप। और इसीलिए मैं इमेजिन करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम उनके द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं اللي أصدرته أول شيء أصدرته والدة पहली बात ये कि इसे कांग्रेस पार्टी की करंट हेड सोनिया गांधी, राजीव गांधी की मां और उनकी 2 बहनों ने जारी किया था। वो इंडियन पॉलिटिकल लाइफ में फर्स्ट क्लास में समझी जाने वाली महिलाएं हैं। سيدات يعتبروا من الطراز الأول في الحياة السياسية الهندية أصدروا उन्होंने पैलेस्टीनियन राइट और पैलेस्टीनियन राइट को अपनाने वाले कई लोगों के सपोर्ट में स्टेटमेंट जारी की, जिसमें खुद राहुल गांधी भी शामिल थे। راहुल गांधी نفسه وهذا بيعكس ये दिखाता है कि आज कांग्रेस पार्टी पहली नजर में इसने नेगेटिव स्टेटमेंट जारी किया। ये पैलेस्टीनियन पोजीशन के क्लोज है और बीजेपी की पोजीशन उल्टी या कॉन्ट्रेरी है। أنه شبه معاكس أو مخالف لموقف البي جي पी। طيب هل ओके, तो अगर फ्यूचर में एक डेकेड के बाद भी मोदी और उनकी पार्टी चली जाती है और ओल्ड क्लासिक कांग्रेस पार्टी आती है, तो क्या वो इजराइल और पैलेस्टीन के प्रति अपनी पॉलिसीज को बदल देंगे या फिर स्टेट लेवल पर ही रिलेशंस स्ट्रांग हो गए हैं? فلسطين أم أن العلاقات أصبحت متينة على مستوى الدولة نفسها؟ ऑफ कोर्स हमने मेंशन किया कि इंडिया और इजराइल के बीच रिलेशंस में कई डिटर्मिनेंट्स थे जो इसे इस डायरेक्शन में पुश करते थे। اللي دفعتها بهذا الاتجاه واحد منها اللي هو الجانب الشرعي जिनमें से एक पर्सनल एस्पेक्ट था, जबकि बाकी चीजें स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड थी और इसीलिए इजराइल के साथ रिलेशन के डायरेक्शन में एक कंप्लीट रेवोल्यूशनरी शिफ्ट था। इसकी संभावना नहीं है, लेकिन ये अक्सर ठहराव या गिरावट की स्थिति में एंटर करेगा, ستدخل في حالة من الفتور أو التراجع لن تبقى على نفس الوجه जिसका मतलब है कि ये सेम स्पीड से नहीं रहेगा, स्पेशली अगर इजरायली रोल या इजरायली रोल के इम्पोर्टेंस में गिरावट आई तो, الدور الإسرائيلي وتراجع في और अमेरिकन एम्पायर के परफॉर्मेंस में गिरावट आई तो। الإمبراطور अमेरिकन एम्पायर अब गिर रहा है, तो ये बहुत क्लियर है, चाहे यूक्रेन में हो या आज पैलेस्टीन में या गाजा में कोलैप्स हो, इजराइल रोल में कोलैप्स बनाई जा सकती है। لذلك هذا التراجع للدور الأمريكي وتراجع للدور الإسرائيلي ممكن أنه ينبني عليه في المستقبل إذا अगर फ्यूचर में कोई इंटरनल इंडियन पॉलिटिकल चेंज होता है जिसके आधार पर इजराइल के प्रति इंडियन पोजीशन में गिरावट आ सकती है। موقف الهندي تجاه إسرائيل वेल, ये हमें इंडियन पॉपुलर पोजीशन के बारे में एक और सवाल की ओर ले जाता है। हम जानते हैं कि इंडिया का मतलब लगभग 1.44 बिलियन यानी कि एक बड़ी संख्या है। इंडिया की पॉपुलर पोजीशन क्या है, इसके बारे में एक फॉर्मूला के साथ आना मुश्किल है, लेकिन क्या आप हमें पैलेस्टीनियन इशू के प्रति इंडियन पॉपुलर पोजीशन के बारे में एक जनरल फ्रेमवर्क बता सकते हैं? كما ذكرت जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा एक रूरल एरिया में रहता है और सिटी में रहने वाले लोग रूरल रेजिडेंट्स की तुलना में कम हैं और इसीलिए फॉरेन अफेयर्स के बारे में उनका नॉलेज कम है और वो अपनी लाइफ को पॉवर्टी से निकालने में बिजी हैं। حياتهم تطويرها في نسبة من الفقر لكن النخبة लेकिन इंटेलेक्चुअल एलिट्स इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में फेमिलियर और अक्सर पॉलिटिकल अफिलिएशंस के साथ पैलेस्टीनियन पोजीशन और लिबरेशन के इशू की ओर ज्यादा झुका हुआ था और ये अभी भी मौजूद है। ये एक इन्फ्लुएंशियल एलिट है, स्पेशली लेफ्टिस्ट, मीडिया और पॉलिटिकल एलिट और पार्टी से जुड़े हुए लोगों के बीच। الحزبية هؤلاء ما زال موقفهم إيجابي पैलेस्टीनियन इशू पर उनकी पोजीशन अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन सोवियत यूनियन के एंड के साथ कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट के रोल में गिरावट के रिजल्ट में पॉपुलर लेवल पर थी। इसे झटका लगा है। اليساريين مع انهيار الاتحاد السوفيتي الشيوعيين واليساريين कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट एंड होने की कगार पर हैं, जो अब डायरेक्टली मार्क्सिस्ट या पॉलिटिकल लेफ्ट के बजाय सोशल लेफ्ट की ओर मुड़ गए हैं। أو السياسي بهذا المعنى المباشر हमने कई कम्युनिस्ट को एक्सट्रीमिस्ट हिंदू बनते हुए देखा है। وهندوس متطرفين صار هناك انقلاب एक रिवॉल्ट हुआ और उनका नंबर लेफ्टिस्ट गांधीयन मूवमेंट और आज मुस्लिम्स तक ही लिमिटेड हो गया। والتيار الغاندي
والمسلمين هم اليوم الجبهة إذا جاز कहने का मतलब ये है कि मोर्चा या मेन ग्रुप जो इंडिया में पैलेस्टीनियन राइट की वकालत करता है उसकी अच्छी संख्या और अच्छा प्रभाव है। इसका मतलब ये है कि इंडियन सोसाइटी पर उसका प्रभाव हमारे द्वारा बताई गई हर बात के बावजूद इस पर्टिकुलर इशू पर हिंदू मूवमेंट के प्रभाव से ज्यादा है। क्या पैलेस्टीनियन इशू पर इसका प्रभाव ज्यादा है, लेकिन दूसरे इशू में उनका प्रभाव कम है, मगर पैलेस्टीनियन इशू में उनका प्रभाव रूलिंग पार्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। احنا ذكرنا إنه मेरा मतलब है कि हमने मेंशन किया कि हिंदू मूवमेंट और रूलिंग पार्टी ने प्रैक्टिकली इलेक्टोरल मेजॉरिटी हासिल किया। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने उन मेजॉरिटी लोगों को जीत लिया जो इस मामले में और एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में फंड में गए थे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सेम प्रपोर्शन में पैलेस्टीनियन इशू से ही जुड़ा हुआ है। هو متصل بالموضوع الفلسطيني بنفس النسبة. أنا بقي سؤال मेरे मन में इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर एक सवाल है। आपने कहा कि मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले स्टेट के मिनिस्टर थे और अपने ही स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी, तो हमें इंडिया के इस कंप्लीट सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करें। هذا النظام المعقد في لا الهند هو ये उससे भी आसान सिस्टम है। इंडिया स्टेट्स का एक ग्रुप है और हर स्टेट में एक सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर और लोकल मिनिस्टर्स होते हैं। لها ما يسمى بكبير وزراء ووزراء محليين. تمام. فمودي كان فترة من मोदी एक समय में गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, फिर वो सेंट्रल पार्लियामेंट के मेंबर बने। ولاية गुजरात ثم هو أصبح عضو في البرلمان المركزي. और क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन जीता और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। هل المسلمين أي क्या इंडिया के अंदर मुस्लिम्स का कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी या रिप्रेजेंटेटिव्स? أو المسلمين ممثلين عندهم بعض أحزاب मुस्लिम्स में कुछ मार्जिनल पार्टीज हैं تذكر जो बहुत कम नोटिसेबल हैं। उनमें से कुछ में 1, 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई इस्लामिक या मुस्लिम पार्टी नहीं है जो स्ट्रांग और ग्रेटली इन्फ्लुएंशियल हो। مؤثر بشكل كبير في بعض القيادات वहाँ कुछ इस्लामिक लीडर्स हैं जो थोड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। मुस्लिम्स ने स्टार्टिंग से ये फील किया कि कांग्रेस पार्टी में रहना उनके इंटरेस्ट में है और इसीलिए वो आज भी कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं। موجودين ما زالوا لليوم. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस पार्टी खुद कमजोर हो गई है और उसका प्रभाव पहले की तुलना में काफी कम हो गया है। فهو المسلمين वो मुस्लिम हैं और उनकी पार्टी नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के साथ मर्ज हो गए। شكرا جزيلا دكتور على لقائك معنا اليوم شكرا حبيبي. तो सबसे पहले सेकिन फ्लॉकीर ने लिखा है कि वैसे तो ये सेकिन फ्लॉकीर नहीं सेकिन फकीर होना चाहिए था, बट एनीवे देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। मैं भारत से एक मुस्लिम हूं और हम इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो इजराइल को सपोर्ट तो करते ही नहीं है, इनफैक्ट इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। वी लव आवर अल्लाह, आवर प्रॉफिट, आवर कुरान एंड वी फॉलो ऑल ऑफ दिस। हमें अल्लाह के सारे क्रिएशन से प्यार है। इजराइल अल्लाह का एनिमी है और हम भला अल्लाह के एनिमी से हेट कैसे ना करें। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि मैं तो तुझे देशद्रोही समझ रहा था, लेकिन तू तो साला जाहिल कॉमेडियन निकला। अकॉर्डिंग टू यू अगर दुनिया के हर चीज जो है वो अल्लाह का क्रिएशन है, लेकिन उसमें तो इजराइल को नहीं गिन रहा है, तो ध्यान से देख कहीं इजराइल खुद तेरा अल्लाह तो नहीं। या फिर अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक अगर इजराइल भी तुम्हारा अल्लाह का ही क्रिएशन है तो कैसा अल्लाह है तुम्हारा जो खुद का दुश्मन खुद ही क्रिएट कर रहा है। और बाय द वे तूने कहा कि दुनिया की हर चीज अल्लाह का क्रिएशन है, लेकिन ये दुनिया खुद, और ये सिर्फ दुनिया ही नहीं पूरे विश्व ब्रह्मांड जो है वो हमारे भगवान ब्रह्मा ने क्रिएट किया है। तो अब पता चल गया ना किसने किसको क्रिएट किया है। और तो और जैसे कि तूने कहा कि तू भारत से एक मुस्लिम है, लेकिन तू भारतीय मुस्लिम नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उसके बाद बेबो 7430 ने कमेंट किया कि फेक हिस्ट्री, इस्लामिक मैसेकर जिसमें 60 मिलियन हिंदुओं की हत्या की गई थी, उसके बारे में कौन बताएगा। उसके बाद सैमटैम 2834 ने कमेंट किया कि लोल, ये लोग सिर्फ इंडिया को ही ब्लेम करेंगे। तुम्हारे सो कॉल्ड इस्लामिक ब्रदर कंट्रीज सऊदी अरब, कतर, एमिरेट्स, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, ये सारे देश जो कि इजराइल के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। उसके बाद AKPL 4210 ने कमेंट किया कि कंक्लूजन में मैं यही कह सकता हूं कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स के नतीजे आज भी देखने को मिलता है। हालांकि मोदी इजराइल के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी सरकार आज भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। दिस इज अ फैक्ट दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। इंडियन बीजेपी पार्टी इजराइल और अमेरिका के ज्यादा करीब नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो इंडस्ट्रियली रशिया पे और तेल के लिए सऊदी अरब पे डिपेंडेंट है। सो अटेम्प्ट्स टू गेट क्लोजर टू अमेरिका एंड इजराइल इज वेरी लिमिटेड। और यूक्रेन वॉर में इंडिया का जो स्टांस था वो सबसे बड़ा एविडेंस है
दैट इट इज नॉट इन लाइन विद द यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका। और तो और जियोग्राफी का भी बड़ा रोल होता है। नेचुरल अलायंसेस आर परमानेंट और इंडिया हमेशा नॉन अलाइंड देशों का हिस्सा रहेगा बिकॉज इट हैज इंटरेस्ट विद ऑल द पार्टीज। इंडिया और इजराइल का जो रिलेशन है वो प्योरली इकोनॉमिक है, स्पेशली इन एग्रीकल्चर, वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि पहली बात तो इंडिया जो है नॉन अलाइंड देशों का हिस्सा नहीं है, इंडिया जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का जनक है। ये टर्म ही जो है वो इंडिया से आई है। दूसरी बात कि इंडिया और इजराइल के रिलेशन के डेप्थ को समझने के लिए ना तो तुम्हारी औकात है और ना ही तुम्हारा उतना नॉलेज है। हॉस्पिटल में जब दो पेशेंट्स साथ साथ रहते हैं जो एक ही बीमारी से जूझ रहे हैं तो वो अच्छे दोस्त बन ही जाते हैं। इंडिया और इजराइल इज द सेम एग्जाम्पल। दोनों ही देश सबसे पहले तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से सफर किया और दूसरी बात इस्लामिक टेररिज्म जो है वो दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है दोनों ही देश के लिए। तो इतना सब कुछ कॉमन होने के बाद भी जो है दो देश भला कैसे अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए काफी बार जो है इजराइल अमेरिका के अगेंस्ट जाके भी इंडिया की मदद की है। तो इजराइल से अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें अमेरिका के करीब जाने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद पैरानॉर्मल 2025 ने लिखा है कि इंडियंस को इजराइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, दे सपोर्ट इजराइल जस्ट टू शो दैट दे हेट मुस्लिम्स। क्योंकि अंदर ही अंदर ये हिंदू लोग बहुत जलते हैं कि इनके हिंदू पूर्वज जो है वो हमारे मुस्लिम पूर्वज को एज अ मास्टर सर्व करते थे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि धोखे से और मैल प्रैक्टिसेस से मुगलों ने इंडिया पे राज तो किया, लेकिन फर्क बस इतना है कि तुम जैसे कन्वर्टेड मुस्लिम्स के पूर्वजों ने जब तलवारों के नोक पे उनको रखा गया तो उन्होंने सोचा कि जिन दरिंदों ने हमारे घर वालों की हत्या की है, जिन दरिंदों ने हमारे माँ बहनों की रेप की है, डर के मारे उन्हीं के रिलीजन अपना लेते हैं। जबकि हम जैसे हिंदुओं के पूर्वज जो थे वो कायर नहीं थे और वो डर के अपने रूट्स को कभी नहीं भूले। हिंदुओं ने तो मेहनत करके अपने ऊपर काम करके जो है आज दुनिया का चौथा सुपर पावर बन चुका है, लेकिन तुम मुस्लिम्स, तुम कन्वर्टेड मुस्लिम्स आज भी इन रियल मुस्लिम्स को अपना सही मायनों में अपना मास्टर मानते हैं। जबकि ये एक्चुअल मुस्लिमों का देश वो तुमसे ज्यादा हिंदुओं की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के हिंदू जो है वो भले ही हमारे दुश्मन भी क्यों ना हो, एटलीस्ट दे आर रेजिलियंट, दे हैव स्पाइन। जबकि ये सो कॉल्ड कन्वर्टेड मुस्लिम एक्चुअली हैव द सर्वेंट मेंटालिटी व्हिच प्रोबेबली कम्स इन देम फ्रॉम देयर कावर्ड एंसेस्टर्स हु फॉरगॉट देयर रूट्स अंडर प्रेशर। इसीलिए जब रिसेंटली स्मृति ईरानी मेदीना मॉस्क पे साड़ी पहन के घूमने गई और यहाँ के पिद्दी मुसलमानों को जो है ज्यादा मिर्ची लगी थी, तो सऊदी अरब ने जो कहा, आई मीन छी 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 छी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के मुस्लिमों को ये अच्छी तरीके से सुनना चाहिए कि अरब मिनिस्टर ने क्या कहा। आवर लैंड, आवर कंट्री, आवर रूल्स। जस्ट बिकॉज योर एंसेस्टर कन्वर्टेड इनटू इस्लाम एंड गेव यू एन अरेबिक नेम डजंट मीन दैट यू हैव एन ओपिनियन ऑन अस। यू आर इररेलेवेंट एंड वी आर नॉट द सेम। हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलूं तो हमारी भूमि, हमारी देश, हमारे रूल्स। तुम्हारे पूर्वजों ने खुद को इस्लाम में कन्वर्ट करके तुम्हें एक अरबिक नाम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा इस्लाम के बारे में कोई ओपिनियन हो सकता है। हमारे लिए तुम लोगों का कोई वजूद नहीं है और तुम हमारे बिरादरी के हो ही नहीं। ये सुनने के बाद भी अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिमों को जिल्लत फील नहीं हुई तो मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के अंदर कोई मान, धर्म, ईमान है भी या नहीं। उसके बाद मुशारिया लुफासी 5946 ने कमेंट किया कि एक इंडियन मुस्लिम ने मुझसे कहा कि मोदी इंडिया में पॉलीगमी बैन कर रहा है, जिसके चलते कई भारतीय मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट दे रहे हैं। इससे ज्यादा इविल मिनिस्टर और कौन ही हो सकता है। इंडिया एक ऐसा देश है जो कि अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ है। शर्म आनी चाहिए इंडिया को और इंडिया के मिनिस्टर को। शादी हो गई है? हाँ, अब दूसरी की सोच रहा हूँ। दूसरी की क्यों सोच रहे हो? एक से खुश नहीं हो? नहीं, एक से खुश, अब दूसरी की सोच रहा हूँ कि दूसरी भी करनी है। अच्छा, जबरदस्त हो गया। चलो ठीक है, आपका अपना हिसाब किताब है, मैं क्या कर सकती हूँ। अभी तो मेरी एज कम है, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने टोटल 4 शादियाँ करनी है। अच्छा, करनी है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला, अब मैं क्या कहूँ? अल्लाह ताला आपको मसलन 4 शादियों की दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जो मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट नहीं भी दे रहे थे, वो जब ये कमेंट देखेंगे ना कि आप लोग ऐसे सोचते हैं उनके बारे में और आप लोग सोचते हैं कि जिस देश में पॉलीगमी एग्जिस्ट नहीं करता है उस देश को शर्म आनी चाहिए और उस देश के मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए। ये कमेंट देखने के बाद और भी हजारों लाखों मुस्लिम महिलाएं के जो वोट है ना, वो अब ये कमेंट देखने के बाद बीजेपी को वोट देगी। उसके बाद हैना जुकरिया 1642 ने कमेंट किया कि इस्लाम एक लाइफ फिलोसॉफी है, ये हिंदुइज्म की तरह कोई मूर्ति पूजा की रिलीजन नहीं है। मूर्ति पूजा की रिलीजन कभी भी सच बयान नहीं कर सकती, इसलिए हिंदुइज्म कंप्लीटली इनएक्यूरेट है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि पहली बात तो मुस्लिम रिलीजन इज नॉट ए रिलीजन बट ए लाइफ फिलोसॉफी। ये स्टेटमेंट खुद में ही एक हिंदुइज्म से झाड़ा हुआ स्टेटमेंट है। और दूसरी बात तो ये भी है कि आपकी फिलोसॉफी ये भी कहती है कि चांद पे आज तक कोई उतरा नहीं है और पृथ्वी जो है वो गोल नहीं फ्लैट है, जबकि हिंदू धर्म में जो है
हजार साल पहले ही सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, पृथ्वी सबका एक्यूरेट जो है वर्णन हम अपने स्क्रिप्चर्स में पाए हैं। तो मदरसा छाप स्कॉलर हिंदुइज्म को इनएक्यूरेट बोलने से पहले इनएक्यूरेट का स्पेलिंग सीख ले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद नेसो 3311 ने कमेंट किया कि प्रोफेसर, इंडिया इस्लाम से कई ज्यादा एंशिएंट और प्राचीन सिविलाइजेशन है। इस्लाम सिविलाइजेशन ने इंडिया का डाइवर्स और हिस्टोरिक सिविलाइजेशन से बहुत कुछ बोरो किया है और इंडिया में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और पर्शियन सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। द एरोगेंट इस्लामिक व्यू इज नॉट साइंटिफिक। ऑन द अदर हैंड, ये देखा जाए तो अरबिक लैंग्वेज जो है बिगैन टू डेवलप अराउंड द 4th सेंचुरी AD और ठीक इसी कारण से इससे पहले इंडिया में दूर दूर तक अरबिक लैंग्वेज का कोई प्रेजेंस ही नहीं था। मैं ये एपिसोड पूरा देखूंगा ही नहीं क्योंकि आपके गेस्ट ने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल ही गलत बता रहे थे जिनका हिस्ट्री से कोई नाता नहीं है। इस्लामिक सिविलाइजेशन में बहुत ग्रेट चीजें हैं, लेकिन वही चीजें सिर्फ ग्रेट है जो कि उन्होंने जो है दूसरे रिलीजन से चोरी की है। उसके बाद मोहम्मद अहमद ने कमेंट किया कि इट इज नेचुरल दैट इंडिया सपोर्ट्स द ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन बिकॉज इट इटसेल्फ ऑक्यूपाइज कश्मीर एंड इंप्लीमेंट्स एथनिक क्लींजिंग एंड डिटेंशन कैंप्स फॉर कश्मीरी मुस्लिम्स। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि मैं आपको 2 स्लोगन्स के बारे में बताऊंगा। 1989 से 1990 तक कश्मीर में इस्लामिक मिलिटेंट्स ने जो है कश्मीरी पंडितों के खिलाफ 2 नारे जो है 2 स्लोगन्स निकाले थे, जिनमें से एक है रलीव गलीव या चलीव, जिसका मतलब है कन्वर्ट टू इस्लाम, लीव और डाई, और दूसरा स्लोगन है अल सफा बत्ते दफा, जिसका मतलब है विद गॉड्स ग्रेस होल कश्मीरी पंडित कम्युनिटी विल लीव वैली। तो सोचो कि ये रलीव गलीव चलीव वाले हरामखोर जो कि एक हिंदू मेजोरिटी देश में रह के हमारे कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ ये सब कर सकते हैं, तो अगर वो मेजोरिटी बन गए तो इंडिया का क्या हश्र होगा। अगर आपको उसका एग्जाम्पल देखना है तो आप पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है जो हिंदू के और बुद्धिस्ट के खिलाफ जो वहां पे हो रहा है वो देख सकते हैं। यहां तक कि ईरान के जो पारसी लोग थे उनको भी कैसे भगा के उनका जमीन इन इस्लामिस्ट ने हड़प लिया है, जरा वो भी जान लो। कश्मीर के एक हिंदू राजा ने उदारता से हजारों विदेशी मुसलमानों को शरण दी। वे कश्मीर में रहने लगे। एक दिन अचानक एक तुर्क सुल्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। वो सारे मुस्लिम शरणार्थी इस्लाम के नाम पर आक्रमणकारी के साथ हो गए। बच्चों को मारकर महिलाओं को बांट लिया, पुरुषों के गले की हड्डी में छेद करके चमड़े की रस्सी डालकर बैलों की तरह जोता गया। प्राचीन संस्कृति खंडहर होकर वीरान हो गई। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। उसके बाद यूजर TI7 ने कमेंट किया कि बाय गॉड, पास्ट में अराफात के टाइम में जो है इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप था उससे पैलेस्टाइन और पैलेस्टीनियन लोगों की कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। द पैलेस्टीनियन पीपल डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम अराफात रिलेशनशिप विद इंडिया। मतलब एहसान फरामोशी अगर सीखना है तो इनसे सीखो। उसके बाद MR 1466 ने लिखा है कि मे अल्लाह प्रोटेक्ट आवर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कश्मीर, पैलेस्टाइन, चाइना, म्यांमार एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जस्ट स्टॉप गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्टॉप ब्रीडिंग लाइक पैरासाइट्स इन दिस कंट्रीज। जस्ट यूज प्रोटेक्शन व्हाइल डूइंग द एक्शन, दैट विल गिव यू मोर प्रोटेक्शन देन योर अल्लाह's प्रोटेक्शन। उसके बाद MMA लमोसा ने कमेंट किया कि नो मैटर हाउ मच यू आर अगेंस्ट मोदी एंड हिज पॉलिसीज, आप कितना भी मोदी जी और उनके पॉलिसीज के अगेंस्ट हो जाओ, लेकिन इंडिया में जो इकोनॉमिक मिरेकल हुआ है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्नॉलेज दैट। इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, दैट इज राइवलिंग जापान एंड इट विल बी द बिगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फियर्सेस्ट कंपटीटर ऑफ चाइना। उसके बाद यूजर JZ ने कमेंट किया कि दिस इज द रिवार्ड फॉर दोज हु अबंडन ए मुस्लिम एंड गो टू द काउ वर्शिपर्स हु शेड द ब्लड ऑफ योर ब्रदर्स इन इंडिया।